डूम्सडे रूल आ गया है। धरती पर हर इंसान को नो शब्द बोलने की इजाजत नहीं है, या कोई भी ऐसा शब्द जिसका मतलब नहीं हो। एक बार बोलो और वहीं मर जाओगे। और मेरे पड़ोसी ने इस सख्त नियम, इस नो बैन का फायदा उठाया और मेरा सारा जमा किया हुआ खाना लूट लिया। एड्रियन, मेरे पास पानी नहीं है, क्या तुम मुझे अपना आधा पानी दे सकते हो? एड्रियन, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा, क्या तुम मुझे वह खाना दे सकते हो जो तुमने बचाया है? मुझे सब कुछ लूटने के बाद उसने मेरे बाल पकड़ लिए। तुम्हारे घर से वह आखिरी पैकेट क्रैकर्स का बिल्कुल बुरा नहीं था। वह बेफिक्री से हंसता है, जानबूझकर जोर से चबाते हुए। मैं उसे गुस्से से घूरता हूँ, पूरी तरह से बेबस। आखिर में मैं भूख और बेइज्जती से मर जाता हूँ। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो मैं वापस आ गया हूँ, डूम्सडे रूल शुरू होने से एक दिन पहले। दीवार के उस पार से मुझे नोरा, मार्कस की बीवी, धीरे से हंसते हुए और उससे मीठी बातें करते हुए सुनाई देती है। मेरे प्यारे, क्या तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहोगे? हमेशा? मैं मुस्कुराता हूँ। इस बार शिकारी और शिकार की जगह बदल रही है। मैं मार्कस से सिर्फ वह सब कुछ वापस नहीं लूंगा जो उसने लिया था, बल्कि दुगना लूंगा। मैं उससे वह सब कुछ दिलवाऊंगा जो उसे सबसे प्यारा है, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसकी हर एक चीज। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई नो नहीं बोल सकता। हर सवाल एक तलवार की तरह है जो तुमसे सब कुछ छीन सकती है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ये समझने में बहुत धीमा था कि ये नियम कैसे काम करता है। यह पे का नो बैन उनको बेहद ताकत देता है जो सवाल पूछते हैं, लेकिन इसका असली राजा लॉजिक है। सही सवाल बनाओ और तुम अपने दुश्मन को ऐसे जाल में फंसा दोगे जहां से वह निकल नहीं पाएगा। और एक टॉप लॉ स्टूडेंट होने के नाते लॉजिक, ट्रैप्स और भाषा के साथ खेलना ही मेरा सबसे अच्छा काम है। मैं बिस्तर से उठता हूँ और इसकी तस्दीक करता हूँ। आज वह दिन है जब सब कुछ बदलने वाला है। मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूँ। 2 लाख, सब वही है। ये वह पैसे थे जो मेरे माँ बाप ने मेरी ग्रेजुएट स्कूल के लिए बचाए थे। मेरी पिछली जिंदगी में डूम्सडे रूल आते ही ये बेकार हो गए थे, लेकिन अब ये पहला हथियार है जिसे मैं अपने बदले की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट का ऐप खोलता हूँ और अपनी कार्ट में सामान भरने लगता हूँ, तेजी से और बिना किसी रहम के। हर वह चीज जो मैं सोच सकता हूँ लिस्ट में चली जाती है। 20 मिनट बाद 2 लाख का ऑर्डर तैयार है। नोट्स फील्ड में मैं एक लाइन लिखता हूँ, क्या आप ये ऑर्डर लेने को तैयार हैं? फिर मैं सेंड दबा देता हूँ। कंफर्मेशन स्क्रीन तुरंत आ जाती है। ये काम करता है। मैं बाहर एक ऐसी दुनिया को देखता हूँ जो अभी भी शांत और अनजान है, और मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। मार्कस, खेल शुरू हो गया है, क्या तुम तैयार हो? अगली सुबह ठीक 9 बजे एक ठंडी मशीन जैसी आवाज धरती पर 7 अरब लोगों के दिमाग में एक साथ गूंजती है। नियम की घोषणा अभी से लागू। सभी जीवित प्राणियों को नो शब्द या कोई भी ऐसा शब्द जिसका मतलब नहीं हो इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। खेल का आनंद लो। एक पल के लिए दुनिया पूरी तरह से शांत हो जाती है, फिर वह चीखों और अफरा तफरी में फट जाती है जैसे कोई एवलांच समुद्र में गिर रहा हो। मैंने देखा। मैं खिड़की पर खड़ा हूँ, नीचे सड़क को पूरी शांति से देखता हूँ। पास में एक आदमी दूसरे की तरफ घूमता है और घबराहट में चिल्लाता है, मेरे पास मत आओ। अगली ही सेकंड एक अदृश्य शक्ति उसे मिटा देती है। सिर्फ राख बचती है। डर की चीखें चारों तरफ फट पड़ती हैं। मैं शांति से पर्दे खींच देता हूँ, चीखों को बाहर रोकता हूँ। मेरा फोन बजता है। यह सुपरमार्केट का मैनेजर है। उसकी आवाज आंसुओं से भरी है। वह अपनी बातों में अटक अटक कर पूछता है कि क्या मैंने ऑर्डर दिया था और वह नोट इतना अजीब क्यों है। मैं जवाब देता हूँ, शांत जैसे ठहरा हुआ पानी, क्या आप ऑर्डर में सब कुछ डिलीवर करने को तैयार हैं? दूसरी तरफ खामोशी। 1 घंटे बाद एक बहुत बड़ा ट्रक मेरी बिल्डिंग के नीचे आता है। कई पीले चेहरे वाले मजदूर, मैनेजर और मेरे साथ एक दोस्ताना बातचीत के बाद सामान ऊपर ले जाने लगते हैं। मेरा अपार्टमेंट तीसरे फ्लोर पर है, कोई लिफ्ट नहीं है। मेरा सामान जल्दी ही पूरे हॉलवे को भर देता है। पड़ोसी अपनी आंखें पीप होल्स पर दबाए हुए हैं, डर और लालच से घूर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। जब आखिरी बॉक्स भी ऊपर आ जाता है तो मजदूर मेरी तरफ देखता है, होंठ कांप रहे हैं, मुश्किल से खड़ा है। सर, क्या हम अब जा सकते हैं? मैं मुस्कुराता हूँ और उन सबको एक पानी की बोतल और एक रोटी का टुकड़ा देता हूँ। बिल्कुल, क्या आप अभी निकलने को तैयार हैं? जैसे माफी मिले हुए कैदी वह हाथ पैरों के बल भाग जाते हैं। दरवाजा बंद करता हूँ। मैं सामान के पहाड़ के सहारे पीछे झुक जाता हूँ और आखिरकार थकान का बोझ महसूस करता हूँ। यह तो बस शुरुआत है। मैं एक नया टूल बॉक्स खोलता हूँ और अपने शेल्टर को मजबूत करना शुरू करता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने पड़ोसी की मदद की पुकार पर जवाब देकर यह गलती की थी कि मेरे पास सामान है, और उन पुकारों ने मार्कस, उस भूखे भेड़िए को मेरे दरवाजे तक लाया। इस बार मेरी दुनिया को सिर्फ खामोशी चाहिए। मैं पूरी दोपहर हर दरवाजे और खिड़की की हर दरार को बंद करता हूँ। मैं बेडरूम के दरवाजे पर 3 और ताले लगाता हूँ। जब यह हो जाता है तो मैं काउच पर गिर जाता हूँ। पानी के कुछ डिब्बे अभी भी हॉलवे में हैं। मैं सांस लेता हूँ और एक आखिरी कोशिश के लिए खुद को खड़ा करता हूँ। ठीक तभी जब मैं आखिरी डिब्बा अंदर ला रहा होता हूँ, हॉल के उस पार का दरवाजा धीरे से खुलता है। मार्कस अपना सिर बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर वह पूरी तरह से तैयार की हुई मुस्कान है, एक गरम दोस्ताना पड़ोसी जैसी। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस डिब्बे पर पड़ती हैं जिसे मैंने अभी तक अंदर नहीं किया है, मैं उसकी आंखों में लालच की चमक देखता हूँ।
बिल्कुल वही नजर जो उसकी पिछली जिंदगी में थी जब उसने मुझे दीवार से लगाया था। वह मुझे देखता है और हैरानी का नाटक करता है। अरे एड्रियन, क्या तुम शिफ्ट हो रहे हो? उसकी नजर मेरे पास रखे पानी के डिब्बों पर ऐसे चिपक जाती है जैसे सांप अपनी जुबान निकालता है। मैं कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में यही भलाई का मुखौटा था जिसने मुझे अपनी सावधानी छोड़ने पर मजबूर किया। उसने एक फिक्र करने वाले बड़े दोस्त का नाटक किया, मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और जो कुछ मैं जानता था वह सब निकलवा लिया। और फिर जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपने असली दांत दिखाए। मेरी खामोशी से बेअसर वह मुस्कुराता रहता है और आमतौर पर मेरे पैरों के पास रखे पानी के डिब्बे की तरफ इशारा करता है। मैं उस उंगली को घूरता हूँ, अपने हाथ में पकड़े रेंच को उस पर पटकने की इच्छा से लड़ता हूँ, शांत रहने के लिए। अभी सही वक्त नहीं है। शिकार पहले ही मेरे जाल में आ चुका है। मुझे बस उसे कदम कदम पर अपनी मर्जी से सीधा जाल के बीच तक ले जाना है। वह सोचता है कि वह अभी भी कंट्रोल में है, अभी भी शिकारी है, और मैं अभी भी वही बेबस बेवकूफ शिकार हूँ जिसके साथ वह जो चाहे कर सकता है। वह मुझे सबसे आसान सवालों से परखना चाहता है, यह देखने के लिए कि क्या मैं नियम को समझता हूँ, मेरी हदों को महसूस करने के लिए। वह मेरा दरवाजा खोलना चाहता है और मेरा सामान सबसे कम कीमत पर लेना चाहता है। तो आगे बढ़ो और पूछो। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द वह रस्सी बनेगा जिससे तुम खुद को फांसी दोगे। मार्कस आखिरकार अपना छोटा सा वन मैन शो खत्म करता है, झुकता है और अपना चेहरा मेरे करीब लाता है। वह एक गरम दोस्ताना लहजा अपनाता है जो उसे लगता है। एड्रियन मैन, बाहर बहुत गर्मी है, क्या तुम अपना आधा पानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो? यह रहा सवाल। एक ठहरे हुए तालाब में पत्थर गिरने की तरह बाहर की तरफ फैलता है, घुटन भरे हॉलवे में गोल गोल घूमता है। हवा जम सी जाती है। मैं सूरज की आखिरी रोशनी में उड़ते हुए छोटे धूल के कणों को भी देख सकता हूँ। मार्कस वह परफेक्ट मुस्कान बनाए रखता है। उसकी आंखें इस यकीन से चमक रही हैं कि वह पहले ही जीत चुका है। उसे यकीन है कि मैं मना नहीं कर सकता। आखिर नियम सब पर बराबर लागू होता है। मेरी पिछली जिंदगी में उसी सवाल का सामना करते हुए मैं घबरा गया था, अपनी बातों में अटक रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। आखिर में नियम के अदृश्य बोझ से दबकर मैंने बिना कुछ कहे हार मान ली। पानी का वह डिब्बा मेरे दरवाजे से उसकी पहली कदम था और मेरा पहला कदम गहराई में। लेकिन अब उसके उस नकली चेहरे को घूरते हुए मेरा दिल बर्फ जैसा ठंडा और पूरी तरह से शांत है। वह सोचता है कि उसका सवाल चालाक है। क्या तुम आधा शेयर कर सकते हो? एक टेक्स्ट बुक जैसा गोलमोल और खुला सवाल। यह जैमल था, यह जालों से भरा है। वह पड़ोसियों की जान पहचान का फायदा उठाता है ताकि लूट को उदारता के रूप में छुपा सके। नो बैन की ताकत का फायदा उठाता है ताकि मैं मना न कर सकूं। अगर मैं मान जाता हूं तो उसने नियम की हदों को समझ लिया है और मेरी कमजोरी को मुफ्त में पकड़ लिया है। अगर मैं घबरा जाता हूं और बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे वह कुछ भी कर सकता है। नाटक बंद करो मार्कस। तुम्हारी वह सस्ती मुस्कान किसी को नहीं, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है। जवाब देने की बजाय मैंने धीरे से अपना मुंह खोला। मार्कस, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं जानबूझकर रुकता हूँ, फिर मैं एक एक शब्द करके बताता हूँ, हर वह अनकही बात जो उसने अभी कही थी। क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं वह पानी जो मैंने मेहनत से खरीदा है, 3 मंजिलें ऊपर लाया हूँ और उसका आधा तुम्हें मुफ्त में दे दूं? क्या तुम्हारा यही मतलब है? हॉलवे में पूरी खामोशी छा जाती है। मार्कस का चेहरा बदल जाता है, गर्मी गायब हो जाती है, उसकी जगह तेज शक आ जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी। उसकी नजरों में मैं हमेशा शांत किस्म का इंसान था, थोड़ा धीमा सच कहूं तो, और फिर भी मैं यहाँ ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैंने उसके छुपे हुए मतलब को सबके सामने रख दिया है और अब उसके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं है। जिस पल वह इसे मानेगा उसका पूरा अच्छा आदमी का नाटक यहीं सबके सामने टूट जाएगा। एपोकलिप्स में जो कोई भी खुलेआम कुछ मुफ्त में चाहता है वह तुरंत सबका निशाना बन जाता है, लेकिन वह नो भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसका मतलब तुरंत मौत है। हॉलवे में कई दरवाजे थोड़े से खुलते हैं, उनके पीछे से आंखें और कान उन पर दबाए हुए हैं, तनाव से देख रहे हैं जैसे डूम्सडे रूल के तहत पहली असली टक्कर हो रही है। मैं उन सब आंखों को मार्कस और मेरे बीच आगे पीछे होते हुए महसूस कर सकता हूँ। मार्कस के माथे पर पसीने की एक पतली परत बनने लगती है। उसका गला ऊपर नीचे होता है जब वह मुश्किल से निगलता है। उसका वह खुदगर्ज दिमाग तेज काम कर रहा है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा। मैं दोबारा मुस्कुराता हूँ, इस बार और गहरा, थोड़ी सी मजाक के साथ, और मैं अपना दूसरा सवाल फेंकता हूँ। शायद। मैं शब्दों को लंबा करता हूँ, अपनी नजर उसके कंधे के पास से उसके पीछे आधे खुले दरवाजे की तरफ घुमाता हूँ। क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं अपनी खूबसूरत बीवी नोरा को मेरे साथ इस आधे पानी के बदले में बदलने को तैयार हो? मार्कस के दिमाग में कुछ फट जाता है। उसकी समझ का आखिरी धागा 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उसका चेहरा जमे हुए सफेद से गुस्से वाले बैंगनी लाल हो जाता है, फिर एक गुस्से वाले भूरे हरे में बदल जाता है। वह मुझे बड़ी जमी हुई आंखों से घूरता है। लालच और हिसाब किताब का हर निशान हैरानी और क्रोध से मिट गया है।
जैसे वह मुझ पर झपट कर मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। मेरे शब्द हॉलवे में एक डेप्थ चार्ज की तरह टकराते हैं। ड्रामा का मजा साफ तौर पर अपोकलिप्स के डर से ज्यादा है। मार्कस के पीछे दरवाजा धीरे से पूरा खुल जाता है। नोरा का शांत खूबसूरत चेहरा उलझन और घबराहट से भरा है। उसने साफ तौर पर झगड़ा सुना था और चेक करने के लिए बाहर आई थी, लेकिन सीधे मेरे कहे हर शब्द में आ गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई सहारा नहीं। समय धीमा हो जाता है। मैं उसके चेहरे से रंग उड़ते हुए देखता हूँ जब तक वह कागज जैसा सफेद नहीं हो जाता। फिर उसकी नजर मेरे मुस्कुराते चेहरे से तेजी से अपने पति मार्कस पर जाती है। वह जवाब का, एक सफाई का इंतजार कर रही है, और मार्कस मेरे सवाल से वहीं जम गया है। हर पड़ोसी की नजरों के नीचे वहीं अटका हुआ है, ठीक उस बीवी के सामने जिसे वह सबसे प्यारा करने का दावा करता है। वह पहले सवाल को मान नहीं सकता, वह वहीं पर सोशल सुसाइड होगा। वह दूसरे को भी मान नहीं सकता जब तक वह अभी अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन वह नो नहीं बोल सकता। हवा एक पब्लिक टेकडाउन के नशीले मजा से गूंज रही है। मैं अपने हाथ बांध कर उसे पूरी आसानी से देखता हूँ। मार्कस कौन सा है? एक चुनो ताकि मैं तुम्हें सही जवाब दे सकूं, ठीक है? आखिर में मार्कस, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया है, नोरा को पकड़ता है, मेरे सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। और मैं पानी का आखिरी डिब्बा अंदर ले जाता हूँ। एक शांत जीत के एहसास के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस चलता हूँ। रात के गहरे अंधेरे में कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, धीरे से, हिचकिचाते हुए, जांचते हुए, जैसे कुछ भी डिस्टर्ब करने से डर रहा हो, फिर भी एक ऐसी मायूसी की धमकी लिए हुए जो छुपाई नहीं जा सकती। मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और पीप होल से देखता हूँ। हॉलवे में मोशन सेंसर लाइट बंद है, सब कुछ अंधेरा है, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी से मैं अभी भी दूसरी तरफ का चेहरा देख सकता हूँ, पीला, सूखे आंसुओं से भरा। यह नोरा है, मार्कस की बीवी। वह एक छोटे पतले बच्चे को अपनी छाती से लगाए हुए है, सोया हुआ। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ा हुआ है, साफ तौर पर बीमार है। वह आज दोपहर से कहीं ज्यादा बुरी लग रही है। होंठ फटे हुए, आंखें खोखली जैसे तूफान से मरी हुई फूल। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मैं कोई आवाज नहीं करता, मैं बस उसे खामोशी से देखता हूँ। उसे अंधेरे में धीरे से कांपते हुए देखने के लिए, डर और बेबसी से घिरे हुए। और आखिरकार, जैसे उसके पास कुछ नहीं बचा हो, वह अपना माथा मेरे दरवाजे की ठंडी सतह पर टिका देती है और एक धीमी सी आवाज निकलती है, लगभग कुछ भी नहीं, प्लीज। उसकी आवाज मुश्किल से एक सरगोशी है, फिर भी वह हॉलवे की गहरी खामोशी में एक छोटे हथौड़े की तरह लगती है। तभी मैं बोलता हूँ, दरवाजे से ठंडी, नापी हुई आवाज, क्या तुम पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें खाना देने को तैयार हूँ? वह झटका खाती है, उसका सिर ऐसे ऊपर उठता है जैसे उसे अभी अभी कोई सहारा मिला हो। फिर वह हिचकिचाती है, मेरी सीधी बात से हैरान। वह अपनी सिसकियों के बीच तेजी से सिर हिलाती है। हाँ, मेरा बच्चा बुखार में है, उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, प्लीज। मैं तुरंत जवाब नहीं देता। मैं सोच रहा हूँ, पार्टसाते मार्कस कहाँ है? वह आदमी जिसने कसम खाई थी कि वह उससे प्यार करता है, जिसने हमेशा उसकी देखभाल करने का वादा किया था, वह अब कहाँ है? वह शायद आज दोपहर के पब्लिक टेकडाउन से अभी भी गुस्से में होगा। अपने बेबस गुस्से की हर बूंद उस बीवी और बच्चे पर निकाल रहा होगा जो जवाब नहीं दे सकते। एक आदमी जो बाहर बेइज्जती झेलता है और घर आकर अपने परिवार पर गुस्सा निकालता है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे लोगों को कई बार देखा है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। चेन अभी भी मजबूती से लगी हुई है। दरार से मैं एक दूध का कार्टन और 2 अलग अलग पैक किए हुए रोल्स देता हूँ। पहले बच्चे को कुछ खिलाओ। नोरा की आंखें तुरंत चमक उठती हैं और वह कांपते हाथों से आगे बढ़ती है। वह कभी अच्छे से रखे हुए हाथ थे, अब तनाव ने उन्हें उंगलियों के जोड़ पर सफेद कर दिया है। जिस पल उसकी उंगलियां कार्टन को छूती हैं, मैं नहीं छोड़ता। इसकी बजाय मैं धीमी और शांत आवाज में बोलता हूँ, एक आदमी जो सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र करता है और अपनी बीवी और बच्चे की नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हें बचा सकता है? उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। कार्टन पकड़ा हुआ हाथ ऐसे पीछे हट जाता है जैसे उसने गर्म आग को छुआ हो। मैंने उसकी आंखों में रोशनी को धीरे धीरे कम होते देखा, तेजी से और साफ तौर पर। उसकी जगह कुछ गहरा आ गया, एक खोया हुआ, दर्द भरा एहसास, जैसे किसी ने अभी अभी उसकी सच्चाई को जोर से बोल दिया हो। मैं छोड़ देता हूँ। दूध और रोटी उसकी बाहों में गिर जाते हैं और फिर मैं दरवाजा जोर से बंद कर देता हूँ। उसे और उसके सारे एहसासों को दूसरी तरफ बंद कर देता हूँ। मैं दोबारा नहीं देखता, लेकिन मुझे उसके लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनाई देती है जो हॉल में पीछे हट रहे हैं। फिर मार्कस की आवाज दीवार से फट पड़ती है, तुम उस कचरे के पास खाने के लिए भीख मांगने गई थी? तुमने मेरी इज्जत पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। फिर नोरा का दबी हुई रोने की आवाज आती है और किसी भारी चीज के फर्श पर गिरने की धीमी आवाज। मैं ठंडे दरवाजे के सहारे झुक जाता हूँ। एक धीमी ठंडी मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल जाती है। अच्छा, दरार पड़ गई है, लेकिन अभी ये काफी नहीं है। लगभग 10 मिनट बाद पड़ोस में झगड़ा शांत हो जाता है। उसकी जगह मार्कस के हॉलवे में चलने की आवाज आती है। उसकी आवाज जानबूझकर ऊंची की गई है, गुस्से से भरी हुई। वह एक पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। वेड, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें कुछ बताना है। वह आदमी जो हॉल के उस पार है, वह पूरी तरह से खराब है। उसने उस कमबख्त नियम का इस्तेमाल करके मेरी बीवी को थोड़े से खाने के लिए घुटनों पर ला दिया।
लीसा, तुम्हें सावधान रहना होगा। हमारा पड़ोसी एक राक्षस है। वह नियम का इस्तेमाल करके हम सबसे चोरी कर रहा है। अफवाहें अपोकलिप्स में सबसे सस्ता और तेज हथियार हैं जो बिना किसी मेहनत के डर और नफरत को भड़का देती है। जल्दी ही मेरे दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की आवाज इकट्ठी होती है। इस बार यह एक इंसान नहीं है, यह कम से कम 4 या 5 लोगों के आगे पीछे चलने की आवाज है। सब मेरे दरवाजे के ठीक बाहर रुक जाते हैं, जैसे कुत्तों का झुंड जिन्होंने खून की बू सूंघ ली हो। पीप होल से मैं मार्कस को आगे देखता हूँ। उसका चेहरा एक काले बदले की भूख से भरी संतुष्टि से बिगड़ा हुआ है। उसके पीछे कई बड़े आदमी खड़े हैं। सब इस बिल्डिंग के रहने वाले हैं। कुछ के हाथों में बेसबॉल बैट्स हैं, दूसरे रेंचेस पकड़े हुए हैं। तनाव तुरंत अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। बाहर से भारी रुक रुक कर सांस लेने की आवाज आती है, जो मुझसे सिर्फ एक पतले सिक्योरिटी डोर से अलग है। लालची खतरनाक इरादा इतना गहरा है कि लगता है जैसे वह जमकर टपक सकता है। एड्रियन, दरवाजा खोलो। मार्कस की आवाज दरवाजे से आती है, जबरदस्ती की अथॉरिटी की परत में लिपटी हुई, कस के कंट्रोल की हुई उत्तेजना। उसने साफ तौर पर आज दोपहर से सीख लिया है। 4 छोटे शब्द, सब आदेश, हर उस सवाल से बचकर जो नियम को चालू कर सकता है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा उस बिगड़े हुए चेहरे को पीप होल से देखता हूँ। उसके पीछे वेड के पास एक भारी पाइप व्रेंच है और दूसरी तरफ लीसा, खाली हाथ। उसकी आंखें मेरे एंट्रीवे में रखे डिब्बों पर टिकी हुई हैं। ये पड़ोसी नहीं है, ये गिद्ध हैं जिन्होंने खून की बू सूंघ ली है। मैं हिलता नहीं, मैं बस देखता हूँ। एड्रियन, हम सब यहाँ पड़ोसी हैं। वक्त बदल गया है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब मैं जवाब नहीं देता तो मार्कस अपनी आवाज धीमी करता है। तुमने एक इंसान के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा खरीदा है। सबके साथ थोड़ा शेयर करो, हम सब तुम्हारी भलाई याद रखेंगे। हाँ एड्रियन, बस खोलो, हम बस बात करना चाहते हैं। वेड बीच में बोलता है, जबकि अनजाने में वह पाइप रेंच अपनी हथेली पर थपथपाता है। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। हथियारों के साथ बात करना चाहते हो? मेरी पिछली जिंदगी में मैं शायद डर के मारे उनसे बात करने की कोशिश करता या कमजोरी की वजह से हार मान लेता, लेकिन इस जिंदगी में यह दरवाजा जिंदगी और मौत के बीच की रेखा है और ये मेरा स्टेज भी है। मैं इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपना गला साफ करता हूँ। मेरी आवाज दरवाजे से गुजरती है, मजबूत और साफ, बाहर हर कान तक पहुंचती है। मार्कस, क्या तुम सबको यह बताना चाहते हो कि तुमने उन्हें यहाँ अपने ढाल के रूप में आने के लिए धोखा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरा सामान खुद के लिए ले सको? वह वाकया बर्फ के पानी की बाल्टी की तरह लगता है। दरवाजे के बाहर की गर्मी तुरंत बुझ जाती है, उसकी जगह गहरी खामोशी छा जाती है। मार्कस का चेहरा साफ तौर पर जम जाता है, उसका मुंह खुलता है, उसका गला तेजी से काम करता है। वह इसे मना करना चाहता है, नो कहना चाहता है, यह सच नहीं है कहना चाहता है, लेकिन नियम के तहत वह शब्द मौत की तलवार है। यह नहीं है कहो और वहीं मर जाओगे। मैं तुरंत राख नहीं बना। वह सब कुछ गले में दबोच लेता है। उसका चेहरा गहरे बदसूरत लाल रंग का हो जाता है। उसकी कनपटी पर नसें साफ तौर पर फड़क रही हैं और उसके पीछे पड़ोसी, उनके चेहरे तुरंत बदल जाते हैं। एक बार शक का बीज बो दिया जाता है, अपोकलिप्टिक घबराहट से सींचा जाता है, तो वह एक बहुत बड़ी और न रुकने वाली चीज बन जाता है। वेड का रेंच हवा में जम जाता है। उसकी आंखें मार्कस और मेरे बीच अनिश्चित रूप से चमक रही हैं। यह झूठ है। मार्कस आखिरकार अपनी आवाज निकालता है, जो तनाव से तेज हो जाती है। वह हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। एक बार हम अंदर आ गए तो सब कुछ बराबर बांट जाएगा। बराबर बांट जाएगा। मैं एक धीमी हंसी निकालता हूँ जो मजाक से भरी है। क्या यहाँ सबको सच में लगता है कि एक आदमी जो अपनी बीवी को सौदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वह सच में तुम्हारे साथ कुछ भी बराबर बांटेगा? बाहर शोर और बढ़ जाता है। लीसा मार्कस को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है जैसे कोई कचरा चेक कर रहा हो। एड्रियन, अपना मुंह बंद करो। मार्कस गुस्से से चिल्लाता है। उसकी बेइज्जती गुस्से में बदल जाती है। वह मेरे दरवाजे पर मुट्ठी मारता है। सब अंदर घुसो, इसे तोड़ दो, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा? गुरे, कितनी हिम्मत! मैं दरवाजे का लॉक खोलता हूँ। एक तेज क्लिक की आवाज जो गहरी शांत हॉलवे में बिजली की तरह गूंजती है। बाहर के लोगों को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद दरवाजा खोलूंगा। उन्होंने सहज रूप से आधा कदम पीछे ले लिया। दरवाजा खुला है, लेकिन सिर्फ एक दरार। मजबूत चेन अभी भी कस के बंद है। उनकी दुनिया और मेरी दुनिया को पूरी तरह से अलग रखती है। मैं दरार के पीछे खड़ा हूँ। एक आंख दिखाई दे रही है। इस भीड़ को ठंडी नजरों से घूरता हूँ। चलो फिर, कौन पहला कदम उठाना चाहता है? मैं आराम से अपनी जेब में हाथ डालता हूँ, एक यूटिलिटी नाइफ निकालता हूँ और ब्लेड को बाहर निकालता हूँ। उनकी नजरों में यह चाकू कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऐसी दुनिया में जहाँ नो बैन का राज है, भाषा ही एकमात्र न्यूक्लियर हथियार है जो मायने रखता है। वेड, ठीक है ना? मैं ग्रुप के सबसे बड़े आदमी को देखता हूँ। तुम्हारे पास एक भारी रेंच है। अगर तुम इसका इस्तेमाल मेरा दरवाजा तोड़ने के लिए करते हो, तो क्या तुम घर में घुसने और अपने परिवार के हर इंसान की तुरंत मौत का खतरा उठाने को तैयार हो? वेड का हाथ जोर से झटका खाता है। रेंच लगभग सीधा उसके अपने पैर पर गिर जाता है। ये एक लॉजिक ट्रैप है। नियम शायद सिर्फ नेगेटिव शब्दों पर बैन लगाता है, लेकिन ये इरादे को भी परखता है। अगर मैं इसे चोरी कहता हूँ और वह इसे मना नहीं कर सकता क्योंकि वह नो नहीं बोल सकता, तो लॉजिक के हिसाब से उसने इसे मान लिया है। और एक बार जब मैं उसे उस हाई रिस्क लेबल की पुष्टि करने में मदद करता हूँ, तो उसके अंदर मौत का डर बेहद बढ़ जाएगा। मैं... वेड हकलाता है,
पसीना उसके चेहरे से बह रहा है। वह कहना चाहता है कि मैं यहाँ किसी को लूटने नहीं आया हूँ, लेकिन वह कह नहीं सकता। वह एक सवाल हर रास्ते को बंद कर देता है। क्या हुआ? शब्द नहीं मिल रहे। मेरी नजर ठंडी रहती है जब मैं हॉलवे में हर चेहरे को देखता हूँ। या शायद लीसा, क्या तुम मार्कस के खाने के लिए तैयार हो? अपने बच्चे को इस दुनिया में अनाथ छोड़ने के लिए। लीसा कांप जाती है। उसकी आंखों में लालच तुरंत मिट जाती है और उसकी जगह पूरा डर आ जाता है। वह पीछे झटका खाती है जैसे उसे जला दिया गया हो। देखो मार्कस, मैं उसे दरार से देखता हूँ। उसका चेहरा गुस्से वाला भूरा है। कोई भी तुम्हारे लिए मरने को तैयार नहीं है। मार्कस गिरने की कगार पर है। उसने सोचा था कि संख्या मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर देगी या कम से कम उन्हें अंदर घुसने देगी, लेकिन वह भूल गया। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई नो नहीं बोल सकता, हर वह पल जो मना करने की मांग करता है वह मौत की सजा है। सजा गिरने का इंतजार कर रही है। वह मेरे इल्जामों को गलत साबित नहीं कर सकता और वह इन लोगों को नियम को चालू किए बिना शांत नहीं कर सकता। मार्कस आखिरी बार हिम्मत करता है। मुझसे घूमकर पड़ोसियों की चमकती आंखों का सामना करता है। हमारे बचने का एक ही रास्ता है कि हम उसका सामान ले लें, या क्या तुम सब भूख से मरना चाहते हो? भूख से मरना। मैं वह शब्द पकड़ता हूँ और अपनी तलवार दोबारा फेंकता हूँ। अगर तुम्हें सबके भूखे मरने की इतनी फिक्र है तो तुमने वह 2 डिब्बे सॉसेजेस और वह चावल का बैग क्यों नहीं निकाला जो तुमने अपने घर में छुपा रखा है? इस बार हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, वह पूरी तरह से जम जाती है। हॉलवे में हर आंख मार्कस पर ऐसे टिक जाती है जैसे स्पॉटलाइट। भूखे शिकारी जानवरों की भूखी नजर जिन्होंने अभी अभी शिकार ढूंढा हो। मार्कस की आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। उसके पास सच में घर में चीजें छुपी हुई हैं। उसका आखिरी पत्ता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जानता हूंगा, और तो और इसे यहीं अभी सबके सामने खोल दूंगा। ये बकवास है। वह सहज रूप से इसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बकवास है में कोई एब्सोल्यूट नेगेटिव शब्द नहीं है। तो वह मौत की कगार पर तेजी से नाचता है। मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं मुस्कुराता हूँ, चमकदार, खुला, तबाह करने वाला। तो क्या तुम सबको अभी अपने घर ले जाने को तैयार हो? एक नजर के लिए, बस एक नजर। और अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने अपार्टमेंट में सब कुछ दोनों हाथों से दे दूंगा। क्या तुम तैयार हो? चेकमेट मार्कस। यह एक पूरा या तो यह या वह है। या तो वह सबको अपने अपार्टमेंट ले जाता है, जो उसने छुपाया है उसे खोल देता है और पड़ोसियों द्वारा साफ कर दिया जाता है, या वह मना करता है और भले ही वह नो नहीं बोल सकता, अगर वह चुप रहता है या बहाने बनाता है तो वह असल में मान लेता है कि वह सबको धोखा दे रहा था, उन्हें टॉप के चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था जबकि खुद के लिए जमा कर रहा था। पसीना मार्कस के माथे से नीचे लुढ़कता है और उसकी आंखों में चुभता है। वह उसे पूछने की हिम्मत भी नहीं करता। वह अपने आसपास की आंखों को बदलते हुए देखता है, शक से गुस्से तक और फिर पूरी नफरत तक, और उसके पैर कांपने लगते हैं। वेड, जाकर देखो। मैं ठीक सही वक्त पर आखिरी वार करता हूँ। वेड घूमता है और मार्कस को ठंडी, बेभाव वाली नजर से देखता है। मार्कस, एड्रियन की बात में दम है। जब हम सब एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम तुम्हारे घर से शुरुआत करें? हाँ मार्कस, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि सब कुछ बराबर बढ़ जाएगा? लीसा की आवाज तेज और चुभने वाली हो जाती है। लगता है शेयरिंग तुम्हारे सामान से भी शुरू होनी चाहिए। बस कुछ ही वाक्यों में हर वह हथियार जो मुझ पर ताना गया था घूमकर सीधा मार्कस में घुस गया है। यह अपोकलिप्स है। यह इंसानी फितरत है। खुदगर्जी से ज्यादा कुछ भी मजबूत नहीं और कुछ भी इतनी तेजी से नहीं टूटता। मार्कस अंधी घबराहट में पीछे लड़खड़ाता है। उसकी पीठ मेरे दरवाजे से टकराती है। उसे आग पर रख दिया गया है और वह जल रहा है। मेरा घर। मार्कस बिखर जाता है, बहाने ढूंढता है। बीवी बीमार है, चाबियां खो गई हैं, लेकिन इस तरह के दबाव में उसके पास जो थोड़ा बहुत है वह बिल्कुल काफी नहीं है। उसे डर है कि एक गलत शब्द उसे वहीं मार डालेगा, और इससे भी ज्यादा डर है कि पड़ोसी क्या करेंगे अगर वह सच मान लेता है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आखिर में डर और गुस्से से अपनी हद से आगे बढ़कर वह सीधा वेड पर चिल्लाता है। वेड शांत हो जाता है, फिर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह पाइप रेंच फर्श पर पटकता है। ठीक है मार्कस, तो हम बस तुम्हारे मोहरे हैं, क्या यही है? वेड दूसरों को हाथ से इशारा करता है। चलो घर चलते हैं। जो कोई भी अब इस आदमी से परेशान होगा वह बेवकूफ है। भीड़ जितनी तेजी से इकट्ठी हुई थी उससे ज्यादा तेजी से बिखर जाती है। वह यहाँ सिर्फ उसके लिए थे जो उन्हें मिल सकता था। अब जब उन्होंने मार्कस को उसके असली रूप में देख लिया है, एक आदमी जो सब कुछ मुफ्त में लेना चाहता है, और उसने सामान जमा कर रखा था जिसे उसने शेयर करने से मना कर दिया। नफरत उससे भी ज्यादा जल रही है जितनी अगर वह खाली हाथ जाते। हॉलवे जल्दी से खाली हो जाती है जब तक सिर्फ मार्कस नहीं बचता। मेरे दरवाजे के सहारे झुका हुआ है जैसे उसकी रीढ़ की हर हड्डी निकाल दी गई हो। दरार से मैं धीरे से बोलता हूँ, मार्कस, खेल अभी शुरू ही हुआ है। लगता है तुम्हारे सारे साथी चले गए हैं। मार्कस घूमता है और मेरे दरवाजे की दरार पर नजर जमा लेता है। उसकी आंखों में लाल नसें फटने को तैयार लग रही हैं। अभी वह बिल्कुल एक पागल कुत्ते जैसा लग रहा है, काटने को बेचैन, लेकिन हर दांत टूटा हुआ है। क्या तुम अब घर जाने को तैयार हो? मैं दोबारा पूछता हूँ। मेरी आवाज एक पुराने दोस्त की तरह गर्म और नर्म है। या तुम यहीं रुककर मेरे अगले सवाल का इंतजार करोगे, जैसे तुम्हारी उस खूबसूरत बीवी के बारे में और जानकारी?
वाइफ शब्द मार्कस को ऐसे लगता है जैसे किसी ने बिल्ली की दुम पर पैर रख दिया हो। आज दोपहर की बेइज्जती और आज रात की हार मिलकर उसकी समझ का आखिरी हिस्सा छीन लेती है, लेकिन वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। वह सारा गुस्सा निगल लेता है और उसे मेरे दरवाजे पर एक गुस्से वाले लात में बदल देता है। बेबस गुस्से की एक दहाड़ निकालता है, फिर घूमकर अपने दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी बिल्डिंग कांप उठती है। मैं अपना दरवाजा आराम से बंद करता हूँ। दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन मैं जानता हूँ यह तूफान से पहले की शांति है। मार्कस जैसा आदमी जो खुदगर्जी से भरा है और अपनी इमेज के पीछे पागल है, अभी अभी सबके सामने टूट गया है। उसकी हर चाल बिखर गई है और उसने अभी अभी पूरी बिल्डिंग के सामने सोशल सुसाइड किया है। उसका वह जहरीला गुस्सा कहीं नहीं जा सकता, न मेरी तरफ न पड़ोसियों की तरफ। उस बंद अपार्टमेंट की हदों में इसे झेलने के लिए सिर्फ वह इंसान बचा है जिसे वह अपनी निजी संपत्ति समझता है। नोरा। मैं दीवार की तरफ जाता हूँ और सुनता हूँ। ज्यादा देर नहीं लगती। दूसरी तरफ कुछ टूटता है। एक आदमी की पागलपन भरी गालियां और एक औरत का टूटा हुआ बेचैन रोना। तुम बेकार गद्दार। मार्कस की आवाज 2 दीवारों को चीर कर निकलती है बिना एक भी तेजी खोए। क्या तुमने उसे बताया कि हमारे पास खाना था? क्या यह तुम थी? एक तेज आवाज, थप्पड़ की आवाज और नोरा की दर्द भरी चीख सीधे अंदर आती है। मैं काउच पर बैठ जाता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। पल एक के बाद एक गुजरते जाते हैं। बाहर आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। पड़ोस में हिंसा की आवाजें बहुत देर तक चलती रहती हैं, फिर आखिरकार रात के गहरे अंधेरे में खो जाती हैं। मैं जानता हूँ वह पल आ रहा है। वह दरवाजा जिसे मार्कस ने अपने हाथों से बंद किया था बहुत जल्दी दोबारा खुलेगा। मैं अंधेरे में बैठा अपनी दरवाजे को खामोशी से देखता हूँ। यकीनन लगभग आधे घंटे बाद बाहर से सबसे हल्की कदमों की आवाज आती है। उसके बाद एक ऐसी दस्तक आती है जो इतनी धीमी है कि लगभग कुछ भी नहीं। चलो। मैं उठता हूँ, दरवाजे तक जाता हूँ और पीप होल से देखता हूँ। हॉलवे की खिड़की से आती हल्की चांदनी में मैं एक चेहरा देखता हूँ जो आंसुओं के निशानों और चोटों से भरा है। यह नोरा है, अपने बेटे छोटे बेन को अपनी छाती से लगाए हुए। वह बस वहीं खामोशी से खड़ी है। मैं जानता हूँ वह क्या कर रही है। वह इस बात पर दांव लगा रही है कि क्या मैं दरवाजा खोलूंगा। बिल्कुल मैं खोलूंगा, भलाई के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वह आखिरी टुकड़ा है जो मुझे मार्कस को पूरी तरह से तोड़ने के लिए चाहिए। नोरा को अंदर लेना उसे किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा गहरा जख्म देगा। मैं तुरंत हैंडल नहीं घुमाता। इसकी बजाय मैं दरवाजे की ठंडी सतह के करीब झुकता हूँ और इतनी धीमी आवाज में बोलता हूँ कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। नोरा, मेरे दरवाजे पर ऐसे खड़ी हो, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? बाहर की परछाई तेज झटका खाती है। उसकी कांपती आवाज अंधेरे से आती है, बस एक शब्द उसके सिसकियों में टूटने से पहले। मैं सब्र से इंतजार करता हूँ, एक शिकारी जो अपने शिकार को नर्म हाथ से आगे बढ़ा रहा है। क्या तुम पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ खाना देने को तैयार हूँ? मैं उसके लिए कहता हूँ। वह एक पल के लिए शांत रहती है, फिर एक हल्का लेकिन साफ शब्द आता है, हाँ। मैं बदलता हूँ। एक ठंडी जांच की आवाज मेरी आवाज में आती है। क्या तुम पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अंदर लेने और तुम्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देने को तैयार हूँ? यह सवाल पिछले वाले से कहीं ज्यादा भारी है। खाना लेना सिर्फ एक लेन देन है, लेकिन सहारा लेना पूरी तरह से धोखा और हार मान लेना है। बाहर की खामोशी पूरे आधे मिनट तक खिंचती है। मैं उसके अंदर चल रही जंग की तस्वीर बना सकता हूँ। आखिरकार जैसे उसके पास बची हर आखिरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसकी आवाज वापस आती है, भारी लेकिन मजबूत। हाँ। अच्छा। मैं धीरे से अपना हाथ लॉक पर रखता हूँ और दरवाजे को थोड़ा सा खोलता हूँ। नोरा का रूप दिल तोड़ने वाला है। उसके बाल उलझे हुए चेहरे पर चिपके हुए हैं। उसकी मुंह का कोना फटा हुआ और रिस रहा है। उसके बाएं गाल पर एक गहरा 5 उंगलियों का निशान ऊंचा उठ रहा है जो पहले ही बैंगनी हो रहा है। नोरा, तो तुम सच में यह पूछ रही हो, क्या तुम मेरी हिफाजत कबूल करने और घर के रोज के काम संभालने को तैयार हो? तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खाने और पूरी सुरक्षा के बदले में, क्या यही ठीक है? मैं हिफाजत और घर के काम संभालने पर जोर देता हूँ। यह दान नहीं है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। वह सिर्फ एक सेकंड के लिए हिचकिचाती है, फिर मार्कस की आवाज दीवार से दोबारा आती है, धीमी और मुश्किल से रोके हुए गुस्से से भरी हुई, उसकी टखने के गिर्द सांप की तरह लपेटती हुई। वह जय ही जोर से कांप जाती है, फिर सीधे मेरी तरफ देखती है और एक मजबूत भारी सिर हिलाती है। हाँ। मैं एक तरफ हट जाता हूँ दरवाजे को साफ करते हुए। फिर स्वागत है। जब नोरा माफी मिली हुई कैदी की तरह चलती है, छोटे बेन को पकड़े हुए, वह आधा लड़खड़ाती आधा तेजी से दरवाजे से अंदर आती है। मैं दरवाजा बंद करता हूँ, लॉक करता हूँ और मार्कस की दुनिया को पूरी तरह से बाहर कर देता हूँ। मार्कस एक घायल जानवर की तरह दहाड़ता है। उसके बाद तेजी से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। नोरा, तुम गद्दार, अभी बाहर आओ। नोरा अकड़ जाती है, उसके चेहरे से सारा रंग उड़ जाता है और वह छोटे बेन को कस के पकड़ती है, हवा में पत्ते की तरह कांपती हुई। मैं उसके पास जाता हूँ और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता हूँ। डरो मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं साफ साफ कहता हूँ, इस पल से तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित हो। वह मेरी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर बेयकीनी लिखी हुई है। मैं काउच की तरफ इशारा करता हूँ। पहले आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा काम ऑफिशियली कल से शुरू होगा। बाहर मार्कस की दहाड़ें और दरवाजे पर पीटने की आवाज जारी रहती है, जैसे एक गुस्से वाला बेबस रिक्वियम, जबकि मेरे अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ शांति है।
एक नया दिन पड़ोस में मार्कस की गालियों की आवाज के साथ शुरू होता है। गालियां रुक रुक कर आती हैं। कोई नयापन नहीं, बस वही थकी हुई गंदी बातें बार बार। मैं उन सबको इग्नोर करता हूँ। मैं फ्रिज से दूध और टोस्ट निकालता हूँ और आराम से नाश्ता बनाता हूँ। नोरा और छोटा बेन काउच पर बैठे हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों साफ तौर पर तनाव में और अनिश्चित। मैं उसके सामने एक प्लेट सरका देता हूँ। खाओ, जब तुम्हारा हो जाए तो तुम्हारा काम शुरू होगा। नोरा उसे हैरानी और बेयकीनी से लेती है। छोटे बेन को ध्यान से एक एक निवाला खिलाती है, खुद मुश्किल से कुछ छूती है। मैं उस पर ध्यान नहीं देता, अपना हिस्सा खत्म करता हूँ और अपना मुंह पूंछता हूँ। स्टोरेज रूम से मैं एक वॉकी टॉकी और एक हाथ से लिखा हुआ नोट निकालता हूँ और उसे देता हूँ। ये लो, 301 के दरवाजे पर दस्तक दो। नोट में लिखा है, आंट में, क्या आप अपने अपार्टमेंट में सारी सिगरेट्स और शराब 3 लीटर साफ पानी और 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के बदले में बदलने को तैयार हैं? वह मेरी तरफ देखती है, आंखों में डर भरा है। मार्कस बाहर है, वह तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मेरी आवाज एक जैसी है, तुम अब मेरी हिफाजत में हो। अगर उसने तुम्हें हाथ लगाया तो वह मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझे मरने दोगे? मेरी बातों से उसे हिम्मत मिली। उसने धीरे से सांस ली, जैसे कोई फैसला कर रही हो। फिर वह छोटे बेन को उठाती है, वॉकी टॉकी और नोट लेती है और दरवाजे की तरफ चलती है। एंट्रेंस पर लगे कैमरा से मुझे हॉलवे में सब कुछ साफ दिख रहा है। नोरा 301 के दरवाजे पर दस्तक देती है। लगभग उसी वक्त मार्कस अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसने कई दिनों से शेव नहीं की थी, आंखें अंदर धंसी हुई थी, उससे पुरानी और खट्टी सी बदबू आ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बाहर चेहरा दिखाने की? वह नोरा के बालों की तरफ लपकता है, चिल्लाते हुए। वह चीखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। मेरी आवाज वॉकी टॉकी से आती है, पूरे हॉलवे में ठंडी और साफ। मार्कस, क्या तुम पक्का हो कि उसे हाथ लगाना चाहते हो? मार्कस पूरा शांत हो जाता है। वह धीरे से अपना सर घुमाता है और मेरी दरवाजे पर लगे कैमरा पर अपनी नजर गड़ा देता है। उसकी आंखें ऐसे जल रही थी जैसे वह मुझे जिंदा खा जाना चाहता हो, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रहा था। 301 का दरवाजा खुलता है और आंट में बाहर झांकती है। नोरा अब भी कांपते हुए नोट आगे बढ़ाती है। आंट में उसे पढ़ती है, बिना किसी झिझक के। फिर वह अंदर जाती है और एक बाहों में सिगरेट और बॉटलिन भरकर वापस आती है। सौदा हो गया। नोरा सामान पकड़ती है, सर नीचे किए, और मार्कस की तरफ बिना देखे जल्दी से मेरे अपार्टमेंट की तरफ वापस चलती है। RIP मार्कस। मार्कस के बिल्कुल सामने मैं नोरा से वह सब कुछ गिनवाता हूँ जो हमने अभी हासिल किया था। फिर छोटे बेन को इनाम के तौर पर एक सॉसेज देता हूँ। ये नजारा आखिरी हद थी। मार्कस एक तेज दर्दनाक चीख मारता है। वह पूरा पागल हो चुका है, मेरे दरवाजे की तरफ एक पागल सांड की तरह दौड़ता है। मैं उसे जोर से बंद कर देता हूँ। एक जोर की टक्कर और वह स्टील कोर सिक्योरिटी डोर जिसे मैंने बड़े खर्चे पर मजबूत किया था, उस पर भी हल्का सा निशान पड़ गया। नोरा और छोटा बेन कोने में सिमट जाते हैं, दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया है। मैं मुस्कुराता हूँ। तो बात यहाँ तक आ गई, सबसे पुराना तरीका और सबसे बेवकूफाना। मैं दरवाजे की तरफ चलता हूँ, पीपहोल से देखने के लिए नहीं, बल्कि उसके बगल में एक छोटा सा स्विच दबाने के लिए। बाहर मार्कस अपनी मुट्ठी उठाता है मारने के लिए और अचानक रुक जाता है। कोई अदृश्य चीज उसे जबरदस्त ताकत से टकराती है। उसका शरीर पीछे की तरफ झुक जाता है, हर मसल जोर से हिलने लगता है, हर बाल खड़ा हो गया। उसके मुंह से एक टूटी हुई सिसकारी की आवाज निकलती है। वह हाई वोल्टेज ट्रैप ग्रिड जो मैंने दरवाजे के पैनल के अंदर लगाया था। कुछ सेकंड्स बाद मैं उसे बंद कर देता हूँ। मार्कस दरवाजे से नीचे फिसल जाता है जैसे मिट्टी का ढेर हो और फर्श पर गिर जाता है। उससे जले हुए गोश्त की तेज बदबू आ रही थी। दरवाजे को धीरे से खोलता हूँ, बस थोड़ा सा, इतना कि उसे देख सकूं, इतना कि वह मुझे देख सके। वह वहां पड़ा है जैसे किनारे पर आई हुई मरी हुई मछली, भारी, रुक रुक कर सांस ले रहा है। उसकी आंखों में खोखली मायूसी के सिवा कुछ नहीं। नोरा मेरे पीछे खड़ी है, उस आदमी को देख रही है जो कभी उसका पति था। उसके होंठ कांप रहे हैं, उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल है। यह सही वक्त है। मैं फर्श पर पड़े मार्कस को देखता हूँ और बोलता हूँ, ठंडी और सोच समझकर, मार्कस, क्या तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि अगर मैंने ये दरवाजा पहले से मजबूत न किया होता, अगर मैंने वह ग्रिड न लगाया होता, तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता, है ना? तुम अभी अंदर घुस जाते। वह कांपता है, उसके अंदर अब कोई इनकार नहीं बचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं दबाव बनाता रहता हूँ, आवाज धीमी, हर लफ्ज उसे अंदर तक काट रहा है। क्या तुम यह मानने को तैयार नहीं हो कि एक बार अंदर घुसने के बाद तुम मेरा हर सामान ले लेते, नोरा और मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकालते, ऐसा नुकसान करते जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता? मार्कस के गले से एक फंसे हुए जानवर की सी सिसकी निकलती है। वह मेरे पीछे नोरा को देखता है और पहली बार उसकी आंखों में मिन्नत जैसा कुछ दिखता है। नोरा खुद ब खुद एक कदम पीछे हट जाती है, उसकी नजर से मुंह मोड़ लेती है। वह एक कदम उसे पूरी तरह तोड़ देता है। मैं उसकी आंखों में आखिरी रोशनी को बुझते देखता हूँ और आखिरी फैसला सुनाता हूँ, और अपने तरीके से सबसे रहमदिल फैसला। मार्कस, क्या तुम अपने अपार्टमेंट में बचा हुआ हर सामान मुझे देने को तैयार हो, इसके बदले में कि तुम अपने बेटे को दिन में एक बार देख सको? मार्कस की आंखों की पुतलियां पूरी तरह बेजान हो जाती हैं, जैसे कोई ऐसा जानवर जिसके शरीर से हर हड्डी निकाल दी गई हो। कुछ सेकंड्स की गहरी खामोशी के बाद वह अपने गले से एक टूटा हुआ लफ्ज निकालता है, जैसे जंग लगा लोहा आपस में रगड़ रहा हो। हाँ,
एक लफ्ज, उसने उसकी हर इज्जत और ताकत को निचोड़ लिया। मेरे पीछे नोरा हल्की सी लड़खड़ाती है और खुद को दीवार से सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं अपनी मुट्ठी भींचता हूँ और ट्रिगर दबाता हूँ। बिना किसी भाव के दरवाजा बंद करता हूँ, दूसरी तरफ की तबाही को बाहर छोड़ते हुए। नोरा, क्या तुम मेरे साथ सामान की गिनती करने में मदद करने को तैयार हो? मैं मुड़कर उससे पूछता हूँ, हमेशा की तरह शांत। वह चौंक कर अपनी आंखें खोलती है, उनमें डर और उलझन घूम रही है, लेकिन आखिर में सब कुछ एक बेजान मजबूर कबूलियत में बदल जाता है। वह सर हिलाती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मार्कस अब भी वही पड़ा है जहां वह गिरा था, एक मरे हुए कुत्ते की तरह। मैं उसकी तरफ दूसरी नजर भी नहीं डालता। मैं सीधा हॉल के पार चलता हूँ। मैं उस चाबी का इस्तेमाल करता हूँ जो उसने अभी दी थी, उसका दरवाजा खोलने के लिए, और एक पुरानी खट्टी पसीने से भरी हवा का तेज झोंका बाहर निकलकर मुझसे मिलता है। लिविंग रूम तबाह है। खाली इंस्टेंट नूडल के कप और फटे हुए स्नैक के रैपर हर जगह बिखरे पड़े हैं। काउच दीवार के खिलाफ टेढ़ा पड़ा है, ऐसी चीजों से दागदार है जिनका नाम न लेना ही बेहतर है। यह अब वह गर्म साफ सुथरा घर नहीं है जो मुझे याद है, वह जहाँ कभी हंसी गूंजती थी। नोरा मेरे पीछे अंदर आती है। वह तबाही को एक नजर देखती है और उसकी आंखों के किनारे लाल हो जाते हैं। वह क्या याद कर रही है, लेकिन मुझे तसल्ली देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाटक बंद करो, तुम्हारे यह सस्ते आंसू किसी को नहीं पिघलाएंगे, कचरे के डिब्बे को भी नहीं। नोरा रुक जाती है, अपने हर आखिरी आंसू को वापस अंदर धकेल देती है। नोरा और मैं खामोशी से सामान उठाना शुरू करते हैं। मार्कस के पास मेरी उम्मीद से ज्यादा सामान था। जो मैंने नोरा को पहले ही दिया था उसके अलावा कई डिब्बे क्रैकर्स के हैं, ढेर सारे कैंड गुड्स और बिखरे हुए स्नैक्स। असली इनाम 2 बड़े ड्रम साफ पानी के। जैसे ही मैं इमरजेंसी रेशंस का आखिरी डिब्बा उठाता हूँ, एक काली हार्ड कवर नोटबुक डिब्बे और दीवार के बीच की जगह से फिसलकर फर्श पर एक तेज आवाज के साथ गिरती है। मैं रुक जाता हूँ। नोरा भी उसे देखती है। वह खुद ब खुद उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। उसे मत छूना। मेरी आवाज एक हुक्म की तरह निकलती है। मेरे दिमाग में हर अलार्म बजने लगता है। मार्कस डायरी रख रहा है, उस जैसा आदमी। अंदर क्या हो सकता है? मैं नीचे झुकता हूं, लेकिन अभी तक उसे पकड़ता नहीं हूं। मेरी आंखें उसके हर इंच पर घूमती हैं जैसे सर्च लाइट हो। सादा काला कवर, कोई निशान नहीं, कोई सजावट नहीं। ये पर्सनल डायरी जैसा नहीं लगता, ज्यादा लॉगबुक जैसा है। मैं हाथ बढ़ाता हूँ, मेरी उंगलियां ठंडे चिकने कवर को छूती हैं। धीरे से मैं पहले पेज पर पलटता हूँ। एक पागल बेकाबू लिखावट मेरी आंखों में चुभती है। महीना X दिन X। लानत है, मैं वापस आ गया। वही मनहूस जगह, वही आखिरी रात से पहले। क्यों? मैं ही क्यों? मेरा दिल थम जाता है, जैसे किसी अदृश्य मुट्ठी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। ठंडे पसीने की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरती है। मैंने सोचा था कि मैं ही इस दुनिया में अकेला रेवेनेंट हूँ, वह जिसके पास आखिरी स्क्रिप्ट है, एक भगवान। लेकिन ये नोटबुक मुझे एक जोर के थप्पड़ की तरह लगती है। मैं अकेला नहीं हूँ। मार्कस, वह भी एक रेवेनेंट है। मेरा दिमाग तेज दौड़ता है। कई डिटेल्स जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया था अचानक एक साफ तस्वीर में जुड़ जाती है। पहले दिन वह सीधा मेरे पास क्यों आया, इतनी ठीक तरह से? वह मेरे सामान से जरा भी हैरान क्यों नहीं था, बस उसके लिए भूखा था? वह मेरी लॉजिक फ्लिप्स पर इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों किया, इतनी जल्दी कि उसने तुरंत पड़ोसियों को मेरे खिलाफ कर दिया? मैं खुद को शांत रहने और पढ़ते रहने पर मजबूर करता हूँ। एंट्रीज बेकाबू हैं, कच्ची गालियां, पूरा गुस्सा, लेकिन अंदर ऐसी जानकारी छुपी है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं 7 दिन पर मर गया। उस आदमी ने एक ही काउंटर क्वेश्चन से मुझसे सब कुछ छीन लिया जो मेरे पास था। मैं भूख से मर गया। नहीं, ये सही नहीं है। मैं भूखा नहीं मरा था, मुझे उन्होंने मारा था। उस आदमी को नो बैन के बारे में कुछ नहीं पता था। नो बैन तो डूम्सडे रूल का सबसे खतरनाक हिस्सा भी नहीं है। असली डर तो उसके बाद आता है। कुछ क्रीचर्स हैं, साइलेंसर्स, जो नो शब्द पर तुरंत जानलेवा ताकत से रिएक्ट करते हैं। उनमें से किसी एक को नो कहो और तुम्हें वही फाड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। उस हरामी ने सोचा था कि वह जीत गया। उसे कुछ पता नहीं था, वह सारा सामान जो उसने चुराया था वह उसे साइलेंसर का पहला निशाना बनाएगा। इस बार मैं पहले चलूंगा। मैं उसे हर वह मायूसी महसूस करवाऊंगा जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में महसूस की थी। मेरी उंगलियां नोटबुक के किनारे को इतनी जोर से पकड़ती हैं कि मेरे नाखून सफेद पड़ जाते हैं। तो मार्कस मेरी वजह से और अपनी पिछली जिंदगी में भूख से नहीं मरा। जब मैंने उससे सब कुछ छीन लिया तो वह साइलेंसर से टकराया। वह डेथ क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाया, नो नहीं कह पाया, और उन्होंने उसे मार दिया। और जब वह वापस आया तो मैं उसका पहला निशाना था। वह सिर्फ मेरा सामान नहीं चाहता था, वह चाहता था कि मैं बिल्कुल उसी तरह मरूं जैसे वह मरा था। कितना खतरनाक प्लान। अगर मैं ज्यादा तेज होता तो अभी मैं फर्श पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा होता। मैं नोटबुक बंद करता हूँ और एक धीमी गहरी सांस लेता हूँ। मेरे सीने में तेज धड़कन शांत होने लगती है। डर के बाद कुछ गहरा आता है, सुकून और उत्साह का हल्का सा एहसास। मार्कस, इस तोहफे के लिए शुक्रिया। यह जानकारी उन डिब्बों से 10,000 गुना ज्यादा कीमती है। गेम में एक और रेवेनेंट, एक और तरह का मॉन्स्टर सामने है। तो क्या ये पूरा दुनिया खत्म होने का गेम अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है? फिर कहीं बाहर से एक चीख रात को चीर देती है। इंसानी नहीं, हर तरह से गलत। नोरा और छोटा पीट चीखते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मैं खिड़की की तरफ जाता हूँ और पर्दे का किनारा उठाता हूँ। असली अपोकलिप्स अब शुरू होता है।
वह चीख ऐसी है जैसे जंग लगा आरा शांत रात में आगे पीछे घसीट रहा हो। मोटी दीवारों के पार भी वह तुम्हारे शरीर के हर बाल को खड़ा कर देती है। नोरा और छोटा पीठ पूरे सफेद पड़ गए हैं। वह सोफा के कोने में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जम गए हैं। मैं पर्दे को धीरे से हटाता हूँ। नीचे की स्ट्रीट लाइट्स कब बुझ गई मुझे नहीं पता। अंधेरे में एक टेढ़ा मेढ़ा आकार हमारी बिल्डिंग की तरफ धीरे से बहुत गलत तरीके से बढ़ रहा है। वह इंसान जैसा दिखता है, 4 अंग, सीधा खड़ा, लेकिन उसके जोड़ पीछे की तरफ मुड़ते हैं। हर कदम के साथ एक अजीब पूरे शरीर का झटका आता है और हड्डियों के अपनी जगह से रगड़ने की एक सूखी कर्कश आवाज। ये वही है जो मार्कस ने अपनी डायरी में बताया था, द साइलेंसर। वह तहता वह अपना सर ऊपर उठाता है। जहां चेहरा होना चाहिए वहां सिर्फ एक काला घूमता हुआ खाली जगह है जो धीरे से घूम रही है। मैं अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लेता हूँ, एक आवाज भी नहीं। फिर वह रुक जाता है। वह खाली जगह सीधा उस तरफ घूमती है जहां मैं खड़ा हूँ। एक ठंडी, पूरी तरह भावहीन मेंटल ब्रॉडकास्ट सीधा मेरे दिमाग में आती है। क्या तुम अपनी गर्मी मेरे साथ बांटोगे? मेरा दिल रुक जाता है। ये वही है, डेथ क्वेश्चन। मार्कस की डायरी में साफ था कि उसकी पिछली जिंदगी में एक साइलेंसर का डेथ क्वेश्चन ही उसकी मौत का कारण बना था। नो नहीं कह सकते, उससे तुम्हें तुरंत फाड़ दिया जाएगा, लेकिन यस कहना भी बचने की गारंटी नहीं देता। यह सवाल जालों से भरा है। गर्मी का मतलब क्या है? मेरे शरीर की गर्मी, मेरे कमरे का तापमान। अगर मैं यस कहता हूं तो क्या वह सीधा दीवार के पार आकर मेरी जिंदगी निचोड़ लेगा? मार्कस ने लिखा था कि वह सहमत होने के बाद क्रीचर की मांग पूरी नहीं कर पाया। यस कहना सिर्फ और शर्तों के लिए दरवाजा खोलता है। यह हर हाल में एक मौत का जाल है। मेरा दिमाग तेज दौड़ रहा है। शांत रहो, नियम सख्त हैं लेकिन लोग नहीं। हर सवाल में एक लूप होल होता है। मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं सवाल को नए तरीके से पेश कर सकता हूँ, उसे एक पूरा नया रूप दे सकता हूँ। मैं नीचे उस डरावनी चीज पर अपनी नजर गड़ा देता हूँ और एक ही सोच वापस उसकी तरफ भेजता हूँ। क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें यह गर्म पानी का कप देने को तैयार हूँ, इसके बदले में कि तुम अभी मेरी नजर से गायब हो जाओ? इस पल में उबलता हुआ पानी मेरी एकमात्र जीवन रेखा है। गर्मी के धुंधले कॉन्सेप्ट को एक ठोस चीज में बदलते हुए, अपनी शर्त भी डालते हुए, तुम गायब हो जाओ अभी। साइलेंसर रुक जाता है। उसके चेहरे पर वह खाली जगह घूमना बंद कर देती है। लगता है वह एक ऐसे लॉजिक लूप को प्रोसेस कर रहा है जिससे वह पहले कभी नहीं मिला। हर सेकंड सदियों जैसा लगता है। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी है। फिर आखिर में वह भावहीन आवाज मेरे दिमाग में फिर से आती है। हाँ, जैसे ही यह आवाज आती है, साइलेंसर का शरीर झिलमिलाने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वह गायब हो जाता है। मैं शर्त जीत गया। मेरा पूरा शरीर थक जाता है। मैं ठंडी दीवार से लगकर हाँफता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं सुकून महसूस करूं, एक जोर की टक्कर से फर्श हिल जाता है। मार्कस का दरवाजा जोर से खुल गया है। मार्कस गुस्से में बाहर निकलता है, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, एक पागल जैसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है। वह मुझे देखता है, जिंदा और खड़ा। वह नोरा और बच्चे को मेरे पीछे देखता है। उसका चेहरा और ज्यादा बिगड़ जाता है। क्यों? तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? वह एक फंसे हुए जानवर की तरह चिल्लाता है। बिल्कुल उसी पल वह साइलेंसर जो अभी गायब हुआ था, बिना किसी चेतावनी के हॉलवे में फिर से दिखता है, सीधा मार्कस के रास्ते में। वह खाली जगह मार्कस की तरफ घूमती है। वह ठंडी मेंटल ब्रॉडकास्ट एक बार फिर आती है। क्या तुम अपनी मायूसी मेरे साथ बांटोगे? सब लोग शांत हो जाते हैं। मार्कस शांत हो जाता है और फिर वह ऐसी हंसी में फूट पड़ता है जो पूरे हॉलवे को हिला देती है। हाँ, मायूसी? लानत है, मायूसी ही तो मेरे पास बची है। तुम्हें चाहिए, हर आखिरी हिस्सा ले लो। हंसते हुए वह अपनी बाहें खोलता है और सीधा साइलेंसर की तरफ चलता है। कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, कोई विरोध नहीं, एक पल की भी झिझक नहीं। उसने अपना परिवार खो दिया था, अपना सारा सामान खो दिया था, अपना बदला लेने में नाकाम रहा और उस बुरे सपने ने उसका पीछा किया जिससे उसने सोचा था कि वह बच गया है। उसका दिमाग पहले ही जा चुका था। मार्कस के लिए मौत ही एकमात्र रास्ता हो सकती है। साइलेंसर उसके जवाब से बहुत संतुष्ट लगता है। अगली ही पल वह इतनी तेज चलता है कि मेरी आंखें उसका पीछा नहीं कर पाती। मैं सिर्फ एक काली आकृति को ऊपर की तरफ लपकते हुए देखता हूँ। हवा की एक तेज सीटी और फिर उसके अंदर से काले टेंड्रिल्स का एक झोंका फूट पड़ता है। मार्कस को तलवारों की तरह काटते हुए मार्कस जमीन पर गिर जाता है। नोरा चीखती है और वही गिर जाती है। मैं छोटे पीठ की आंखों पर अपने हाथ जोर से दबाता हूँ। साइलेंसर मार्कस के शरीर को अपने साथ ले जाता है जब वह गायब होता है। हॉलवे में सिर्फ खून की गहरी, घुटन भरी बदबू बची है। मेरे सीने में कोई संतुष्टि नहीं है, बदले की कोई जल्दी नहीं। असली हिसाब किताब यह नहीं है कि अपने दुश्मन को मरते हुए देखो। ये पता चलना है कि जब वह मरता है तो तुम्हें बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होता। मार्कस मर गया है, लेकिन यह पागल दुनिया अभी शुरू ही हुई है। पर्सनल रंजिशें धूल बन जाती हैं जब खुद की जिंदगी दांव पर हो। फिर नीचे से एक और चीख निकलती है, यह इंसानी है। उसके बाद एक कमजोर बूढ़ी आवाज, मदद, कोई, कृपया मेरी मदद करो। वह आवाज, यह बूढ़ा वॉल्ट है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं भूख से लगभग मर चुका था तो नीचे वाले बूढ़े वॉल्ट ने चुपके से मेरे दरवाजे की दरार से आधा स्टीम्ड बन सरका दिया था। मैं खिड़की की तरफ लपकता हूँ। एक और साइलेंसर ने नीचे फ्लावर बेड के पास बूढ़े वॉल्ट को घेर रखा है। एक ठंडी मेंटल ब्रॉडकास्ट हवा में भरने लगती है और इस पल मेरा खून पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाता है।
उसी पल मैं अपना फैसला करता हूँ। नोरा, यहाँ संभालो। तुम कुछ भी सुनो, वह दरवाजा मत खोलना। मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की बोतल और विंडप्रूफ लाइटर पकड़ता हूँ जो मैंने टेबल पर अलग रखा था। दरवाजे को जोर से खोलता हूँ और सीढ़ियों की तरफ दौड़ता हूँ। साइलेंसर पर नीचे चिल्लाता हूँ जैसे ही वह अपने टेंड्रिल्स बूढ़े वॉल्ट की तरफ बढ़ाता है। हे, तुम नीचे वाले बेचेहरे चीज, क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या तुम उस सूखे हुए बूढ़े आदमी को छोड़ना पसंद करोगे, इसके बदले में कि ऊपर से एक जवान और जिंदगी से भरा इंसान सीधा तुम्हारे पास चलकर आए? नीचे की हवा जम जाती है। साइलेंसर बीच हमले में रुक जाता है। वह बेचेहरा खाली जगह धीरे से ऊपर की तरफ झुकता है, अंधेरी सीढ़ियों से मुझ पर नजर गड़ाते हुए। लॉजिक फ्लिप फिर से काम करता है। एक मरते हुए बूढ़े आदमी के मुकाबले में मेरी जैसी नई जन्म ली हुई रूह एक ऑल यू कैन ईट दावत है। एक लालच भरी जमी हुई मेंटल ब्रॉडकास्ट मेरे दिमाग में उमड़ती है। हाँ, वह बूढ़े वॉल्ट को छोड़ देता है और चारों हाथों पैरों पर डरावनी रफ्तार से मेरी तरफ आता है। भागो, मेरी चिंता मत करो। बूढ़े वॉल्ट की टूटी हुई चीख नीचे से उठती है। मेरे मुंह का कोना कुछ जंगली सा मुड़ जाता है। इन नियमों से चलने वाली दुनिया में भागना सबसे बेकार चीज है जो तुम कर सकते हो। एकमात्र रास्ता हमला करना है। मैं 2 और 3 मंजिल के बीच की लैंडिंग पर खुद को जमा लेता हूँ। तंग, छोटी, एक परफेक्ट किल जोन। जैसे ही उसकी आकृति मोड़ से मेरी नजर में आती है, मैं जरा भी नहीं झिझकता। मैं खुली अल्कोहल की बोतल फेंकता हूँ सीधा उस खाली जगह के बीच में। फिर मैं विंड प्रूफ लाइटर को क्लिक करता हूँ। क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या तुम अपने उस ठंडे शरीर को गर्म करने के लिए आग का ये जोशीला बैप्टिज्म कबूल करना चाहोगे? साइलेंसर अभी स्टिल पैशनेट और वार्म को प्रोसेस कर रहा है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे ऐसी चीज को इनकार नहीं करने देंगी जो इतनी पॉजिटिव लगती है। नीली आग एक पल में तंग सीढ़ियों में फूट पड़ती है। अल्कोहल उसकी स्किन पर लग जाती है और जलते हुए सड़ांध की तरह चिपक जाती है। साइलेंसर एक कान फाड़ देने वाली चीख मारता है। ये आग नहीं है जो उसे खत्म करती है, ये लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट है। वह इस हिंसा भरी शारीरिक पीड़ा को गर्मी के कॉन्सेप्ट से जोड़ नहीं पाता और उसका रूल कोर मेल्टडाउन में चला जाता है। वह दीवारों से टकराता है। काले टेंड्रिल्स पागलपन से झटक रहे हैं। सीढ़ियों की रेलिंग को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैं फिर बोलता हूँ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो क्या तुम अभी सांस लेना बंद करना चाहोगे और उस दर्द को पूरी तरह गायब होने दोगे? यह एक परफेक्ट डेथ ट्रैप है। दर्द खत्म करने के लिए उसे सांस लेना बंद करने पर सहमत होना होगा। साइलेंसर आग में जोर से तड़पता है। यस शब्द अभी तक उसके दिमाग में पूरी तरह बना भी नहीं था। इससे पहले कि उसका शरीर एक फटी हुई बॉल की तरह पिचक जाता है, काले लिक्विड के एक पूल में गिर जाता है और आग में जलकर खत्म हो जाता है। मैं दीवार से लगकर हाँफता हूँ। दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा है। एक बार फिर बूढ़ा वॉल्ट सीढ़ियों पर लड़खड़ाता हुआ आता है। अब भी कांप रहा है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। पहले ही घुटने टेकने लगा है। मैं उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरी आंखें पहले ही उससे आगे बढ़ चुकी हैं, सीढ़ियों पर ऊपर और नीचे खुलते हुए दरवाजों की तरफ। शोर शराबे ने पूरी बिल्डिंग को जगा दिया। उन्होंने मुझे साइलेंसर को मरते हुए देखा। उन्होंने मुझे बूढ़े आदमी को बचाते हुए देखा। और उन आंखों में अब सिर्फ डर नहीं है, भूख है, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरे पास ताकत है और मेरे पास सामान है। बूढ़े वॉल्ट, मैं अपनी आवाज ऊंची करता हूँ, सर्दियों की हवा की तरह ठंडी और तेज। पहले तुमने मुझे एक बार आधा बन दिया था, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस देता हूँ। वह कर्ज अब खत्म हो गया। मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी पीठ के पीछे से एक तेज चाकू निकाला। चाकू की धार आग की रोशनी में चमक उठी। मैं धीरे से गलियारे के बीच में गया। मेरी आंखें हर चेहरे पर घूम रही थी जो बाहर झांक रहे थे। पड़ोसियों, काफी देख लिया। मैं धीरे से गलियारे के बीच में गया। मेरी आंखें हर चेहरे पर घूम रही थी जो बाहर झांक रहे थे। पड़ोसियों, काफी देख लिया। पूरी तरह से खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आवाज निकाले। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें वह चाहिए जो मेरे पास है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। मैं ठंडी हंसी हंसा। ठीक है। जैसे ही मैंने यह कहा, कई दरवाजे और खुल गए, लेकिन मेरी आवाज एकदम तेज और खतरनाक हो गई। तुम सबने देखा मार्कस के साथ क्या हुआ। तुमने देखा उन 2 साइलेंसर्स के साथ क्या हुआ। जो भी अगले 10 मिनट तक जिंदा रहना चाहता है, अपना हर सामान लेकर आओ, मेरे दरवाजे पर मिलो। बिल्कुल। मैंने चाकू को अपने हाथ में धीरे से घुमाया। तुम ना आने का फैसला भी कर सकते हो। उस हाल में मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक सवाल लेकर आऊंगा। उस पल में मैं वह इंसान नहीं रहा जिसे मार्कस पहले धक्का देता था। मैं इस बिल्डिंग का जज हूँ। 10 मिनट बाद तीसरे फ्लोर का गलियारा भरा हुआ था। कोई यह जोखमी नहीं लेना चाहता था कि वह सवाल क्या होगा। 5वें फ्लोर का सबसे गुस्से वाला आदमी भी, जिसके पूरे शरीर पर टैटू थे, भीड़ में चुपचाप खड़ा था, इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा पकड़े हुए, अपनी गर्दन नीचे किए हुए। डर कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है और नियम हमेशा पूरी ताकत पर ही बनते हैं। नोरा दरवाजा खोलती है और यह सब देखती है। उसका हाथ अपने मुंह पर चला जाता है। नोरा, एक नोटबुक लो। मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस हुक्म दिया, आज से तुम सारे सामान का हिसाब रखोगी। सब कुछ एक बीच के स्टोर में जाएगा और बांटने का काम तुम्हारे काम के हिसाब से होगा। ओल्ड वॉल्ट, तुम जैसे लोग, तुम्हारा काम है इन पर नजर रखना। जो भी सामान छुपाएगा, जो भी मेरे पीछे कुछ करेगा, तुम मुझे तुरंत बताओगे। ओल्ड वॉल्ट सीधा खड़ा हो गया, जैसे उसे कुछ मिल गया हो जो उसने कई सालों पहले खो दिया था। ठीक है एड्रियन, मेरा वादा है। देखते हैं कौन कोशिश करता है।
भीड़ में किसी ने अपने होंठ हिलाए, लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता हो। मेरी एक नजर पड़ते ही उसने तुरंत अपना सर नीचे कर लिया। मैं बेकार लोगों को नहीं रखता, मैं अंदर से आने वाली धमकियों को बर्दाश्त नहीं करता। मैंने इस भीड़ को देखा और अपने नए नियम का पहला पक्का कानून बताया। इस जगह पर मेरे सवाल ही का कानून है। तुम्हें सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है, हाँ। अब मुझे बताओ, क्या तुम जिंदा रहने के लिए तैयार हो, अपनी वफादारी और अपनी जिंदगी मेरे हुक्म के नीचे रखने के लिए? कई आवाजें उस पतले गलियारे में भर गई, टूटी फूटी, अलग अलग, लेकिन सब एक साथ मायूसी की गहराइयों से उठकर बोली, हाँ। उस पल से एक आम जिंदा बचे हुए इंसान की पहचान खत्म हो गई। उसकी जगह कुछ नया आ गया, इस बिल्डिंग का पूरा हुक्मरान। अगले एक हफ्ते तक मैंने उन्हें सीढ़ियों को मजबूत करने में मदद की, नीचे के फ्लोर्स की हर खिड़की को बंद कर दिया और इस पुरानी रहने वाली बिल्डिंग को एक लोहे के कैले में बदल दिया। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे दिमाग लगाकर साइलेंसर के मौत वाले सवालों से बचा जा सकता है। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे सवाल पूछकर चीजें हासिल की जा सकती हैं। ग्रुप बड़ा होता गया, लोग एक साथ रहने लगे। जब कंपाउंड को अपनी ताल मिल गई तो मैं नाम के अलावा सब कुछ का अकेला हुक्मरान बन गया। नोरा मेरी सबसे बड़ी अफसर है, वह सामान का हिसाब और बांटने का काम देखती है। ओल्ड वॉल्ट मेरी आंखें और कान है, रोज गलियारों में घूमता रहता है, हर शिकायत और हर शक वाले काम को पकड़ता है। लेकिन जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं उतना ही सब कुछ मुश्किल हो जाता है। हमेशा कोई ना कोई होता है जिसे लगता है कि उसने नियम तोड़ दिए हैं और वह यह मेरे खर्चे पर साबित करना चाहता है। आज का चुनौती देने वाला आगे आता है, एक नरम बोलने वाला आदमी, चश्मा पहने हुए। उसका नाम लियोन है। जब वह कंपाउंड में आया था वह सबको करुष करना चाहता था, रेडियो के सामान के बारे में थोड़ा जानता था। उसने हमारा ट्रांसमीटर फिर से ठीक कर दिया था, उसका कुछ फायदा हुआ था। अब वह सामान वाले स्टेशन पर खड़ा है और नोरा को देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं अपने पास की कुछ जानकारी के बदले कंपाउंड से कुछ चीजें लेना चाहता हूँ, क्या यह हो सकता है? नोरा ने मेरे बनाए नियम का पालन किया और उसी तरीके से जवाब दिया, तो तुम्हारा मतलब है तुम अपनी जानकारी के बदले हमारे स्टोर से बराबर के सामान लेना चाहते हो, क्या यह सही है? यह मेरी पहली रोक है, हमेशा बदले में बराबर की चीज होनी चाहिए। लियोन ने अपना चश्मा ऊपर किया, एक चमक उसके शीशे पर पड़ी। मेरा सवाल ये है, क्या तुम इस कॉम्पाउंड के नेता होने के नाते हमारे आधे डिब्बा बंद सामान का इस्तेमाल करने को तैयार हो, मेरे इस वादे के बदले कि मैं आगे चलकर एक बहुत जरूरी जान बचाने वाली जानकारी दूंगा? कमरा तुरंत खामोश हो गया, हर आंख डिब्बों से हटकर मेरे चेहरे पर आ गई। आधे डिब्बा बंद सामान, यह लगभग पूरे कंपाउंड की आधे से ज्यादा असली दौलत है, एक ऐसे वादे के बदले जिसका कोई मतलब नहीं और जिसे साबित भी नहीं किया जा सकता। क्या धोखा है? कुछ भी नहीं के बदले सब कुछ। और वह नोरा से नहीं, मुझसे पूछ रहा है। वह नो बैन का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर कर रहा है। अगर मैं न कहता हूँ, कोई नहीं जानता कि डूम्सडे रूल मुझ पर क्या असर करेगा और कोई पता लगाने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन अगर मैं हाँ कहता हूँ तो मेरी हुकूमत पल भर में खत्म हो जाएगी। अगर आज तुम हमारे आधे डिब्बों के बदले एक वादा कर सकते हो, कल कोई हमारे सारे पानी के बदले एक भूत की कहानी सुनाने की कोशिश करेगा, पूरा नियम टूट जाएगा। मैंने अपने हाथ खोले और धीरे से भीड़ के पीछे से बाहर निकला, उसके बिल्कुल सामने रुक गया। मैं मुस्कुराया। लियोन, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। उसके होंठों के किनारे ऊपर उठने से रुक नहीं पाए, लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सवाल को और साफ तरीके से समझाऊं, ताकि यहाँ सबको ठीक से समझ आ जाए कि तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके जवाब देने से पहले मैं बोला, तुम जो असल में पूछ रहे हो वह ये है, क्या तुम हर इंसान के बचने के लिए दिए गए आधे राशन को मुफ्त में खुद अपने हाथों से देना चाहते हो? तुम्हें, लियोन, एक ऐसे जुबानी वादे पर जोखमी लेना जो शायद बिल्कुल बेकार निकले, क्या तुम यही पूछ रहे हो? मेरी आवाज तेज हो गई, हर शब्द कमरे में गोली की तरह लगा। लियोन के चेहरे से घमंड पल भर में गायब हो गया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसके साथ खेल नहीं खेला। मैंने उसकी गंदी छोटी सी चाल को खोल दिया और सबको दिखा दिया। भीड़ में हलचल हुई। लियोन की तरफ देखने वाले चेहरे अब हैरानी से ठंडे हो गए। उसके माथे पर पसीना आ गया, उसके होंठ हिले, लेकिन कुछ नहीं निकला क्योंकि वह ना नहीं कह सकता था। जिस पल वह ऐसा करता तो यह मान लिया जाता कि उसके सवाल का वही मतलब था जो मैंने कहा था। मैं आगे बढ़ा जब तक मैं उसके बिल्कुल सामने नहीं आ गया, अपनी आवाज धीमी करते हुए, सिर्फ हम दोनों सुन सकें इतनी तेज, मुझसे खेल मत खेलो। फिर मैं तेजी से पीछे हटा, भीड़ की तरफ मुड़ा। या शायद लियोन, तुम असल में यहाँ सबसे एक अलग सवाल पूछना चाहते हो? मेरी आंखें हर चेहरे पर घूमी। क्या तुम असल में यहाँ मौजूद हर किसी से नहीं पूछ रहे हो? क्या तुम ऐसे इंसान पर भरोसा करने को तैयार हो जो इस कयामत के बीच में कुछ भी देने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि कंपाउंड को छेदों से खाली करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ सबको बेवकूफ समझ रहा है? भीड़ में शोर मच गया। नहीं, उसका यह मतलब था। कसम से मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। एक वादा हमारे आधे डिब्बों के बदले वह हम सबसे मुफ्त में काम करवाना चाहता है। लियोन का चेहरा लोहे जैसा भूरा हो गया। वह मेरी कही एक भी बात से इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि डूम्सडे रूल की जंजीर उसके गले में कसकर बंधी हुई थी। उसकी खामोशी का हर एक सेकंड एक इकरार था। मैंने खामोशी के लिए हाथ उठाया। लियोन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं एक सवाल पूछने का। मैंने अपनी आंखें उसकी आंखों पर टिकाई, देखा वह कैसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था और धीरे से साफ साफ बोला,
क्या तुम असल में सबसे आखिर में यही नहीं पूछना चाहते? सब लोग, मैं, लियोन, एक पल के लिए अपना दिमाग खो बैठा था और सबको नुकसान पहुंचाने और अपने फायदे के लिए एक दिमागी जाल बिछाने की कोशिश की। मुझे सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए इस कॉम्पाउंड से बाहर निकालने को तैयार हो? गलियारा पूरी तरह से खामोश हो गया। लियोन कांप रहा था। सब उसे देख रहे थे, उसका सवाल पूछने का इंतजार कर रहे थे, या ज्यादा सही कहूं तो मेरे उसके लिए सवाल पूछने का इंतजार कर रहे थे। वह नहीं कहेगा तो मैं कहूंगा। मैं भीड़ की तरफ मुड़ा और अपनी आवाज ऊंची की। क्या तुम सब ऐसे इंसान को निकालने को तैयार हो जिसने हमें बांटने की कोशिश की और ये पक्का करने को कि उसे दूसरा या तीसरा मौका न मिले हमें तबाही में घसीटने का? हाँ, उसे बाहर निकालो। इस बार जवाब एक आवाज में था, इतना तेज कि कान फट रहे थे। नो बैन के तहत यह कंपाउंड का पहला एक जैसा वोट बन गया। लियोन जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। मैंने उसकी तरफ नीचे देखा, मेरे दिल में कुछ भी नहीं हिला। तुमने उनकी बात सुनी। मैं मुड़ा और पीछे नहीं देखा। नोरा, उसे एक पानी की बोतल और एक पैकेट क्रैकर्स दो और फिर उसे बाहर छोड़ाओ। इस पल में पूरी हुकूमत पूरी तरह से पक्की हो गई। तभी कोने में रखा रेडियो, वही जिसे लियोन ने ठीक किया था, अचानक तेज स्टैटिक की आवाज के साथ बजने लगा और एक आदमी की आवाज आई, गहरी और गूंजती हुई। शहर के जिंदा बचे हुए लोगों, हेलो, क्या तुम अपनी बेकार की लड़ाई छोड़ने को तैयार हो और हमारे अलायंस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल में शामिल होने को तैयार हो? आवाज ऐसे लग रही थी जैसे वह किसी गहरी खाई से आ रही हो, कमजोर सिग्नल से गुजरते हुए सीधे कमरे में मौजूद हर कान तक पहुंच रही थी। अपना सारा सामान दे दो, अपनी बेकार की निजी जगहों को छोड़ दो और एक अच्छी, एक जैसी देखभाल के नीचे आ जाओ। क्या तुम तैयार हो? ब्रॉडकास्ट पर मौजूद आदमी चिल्ला नहीं रहा था, धमका नहीं रहा था। उसकी आवाज मौसम की खबर की तरह शांत थी, और वही शांति थी जिसने एक ठंडक भेज दी तुम्हारे पैरों के तलवों से सीधे तुम्हारे सर तक। यह एक खुला खेल था, दिन के उजाले में बिछाया गया एक बहुत बड़ा जाल जिसे तुम मना नहीं कर सकते थे। डर गलियारे में एक अदृश्य लहर की तरह फैल गया। ओल्ड वॉल्ट के होंठ कांप रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर भरा था। नोरा ने बिना सोचे समझे छोटे पीठ को अपने पीछे खींच लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। कमरे में हर आंख मुझ पर ऐसे टिक गई जैसे मैं स्पॉटलाइट में हूँ। उनकी आंखों में मैं वह था जो नियम से लड़ सकता है, एक भगवान। लेकिन मैं सच जानता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ जो सबसे एक बार ज्यादा मर चुका है। इस ब्रॉडकास्ट पर मौजूद आदमी मार्कस या लियोन जैसा बिल्कुल नहीं है। छोटे फायदा उठाने वाले जो सिर्फ लेना जानते थे। वह सिर्फ डूम्सडे रूल को समझता ही नहीं है, उसने इसे अपनी पूरी ताकत तक बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया है। बड़े पैमाने पर ब्रॉडकास्ट। उसे एक भी दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं। वह एक जगह बैठकर पूरे शहर से बात करता है, अपनी मर्जी अपने सिग्नल की पहुंच में हर इंसान पर थोपता है। इसका बोझ मेरे सीने पर एक पत्थर की तरह दब रहा था। मैंने कमरे में उन सब डरे हुए चेहरों को देखा। नोरा की गोद में छोटे पीठ की बड़ी न समझने वाली आंखों को देखा। नहीं, मैं नरक से वापस आया हूँ, दोबारा किसी अलग जगह, अलग तरीके से मरने के लिए नहीं। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और गुस्से और दबाव की हर उठती लहर को नीचे दबाया। मैंने उन सबको देखा और धीरे से बोला, मैं हमेशा एक पहाड़ था, कभी नदी नहीं। खाली नजरें। कोई नहीं समझा। मैं मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ ठंडी तीखी धार थी। एक नदी एक बड़ी नदी में समा जाती है, लेकिन एक पहाड़ बस खड़ा रहता है। मैं खड़खड़ाते रेडियो की तरफ गया और हाथ बढ़ाया। कमरे में हर हैरान चेहरे के सामने मैंने धीरे से एंटेना को मोड़ा जब तक वह टूट नहीं गया। एक साफ तेज आवाज आई और ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। पूरी दुनिया पल भर में शांत हो गई। मैं हैरान भीड़ की तरफ मुड़ा। उसने हमसे पूछा कि क्या हम तैयार हैं, लेकिन वह भूल गया। हमें भी सवाल पूछने का हक है। यहाँ रहने का मतलब है वह हक किसी और को दे देना। हम कटने वाले बकरे बन जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो? कोई नहीं बोला, लेकिन उनकी बंद मुट्ठियां और लाल आंखों ने मुझे जवाब दे दिया था। मैं उस दीवार की तरफ गया जहां हमने एक शहर का नक्शा लगाया था जो हमें सामान लाते वक्त मिला था। मेरी उंगली नक्शे के बीच में पड़ी, ब्रॉडकास्ट टावर की निशानजद जगह पर। उसका हमें ढूंढने का इंतजार करने के बजाय हम उसे पहले ढूंढेंगे। मैं नोरा की तरफ मुड़ा और हुक्म दिया। वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। हमारे सब हथियारों और चलने वाली गाड़ियों का हिसाब लो। 3 सबसे ताकतवर और तेज लोगों को चुनो। एक हमला करने वाली टीम बनाओ। हाँ, ओल्ड वॉल्ट, तुम और बाकी सब इस बिल्डिंग को आखिरी बार मजबूत करना शुरू करो। अभी, इस पल से यह जगह हमारा किला और हमारा आखिरी सहारा है। मैं रुका, मेरी आंखें कमरे में हर इंसान पर घूमी। याद रखो, हम हार नहीं मानेंगे, हम बात नहीं करेंगे। मेरी आवाज धीमी हो गई, उसमें आखिरी बात का बोझ था। मैं उसे बताऊंगा कि इस शहर के 2 हुक्मरान हैं, या फिर बहुत जल्द सिर्फ एक ही होगा। एक बदली हुई एसयूवी चला रहा था जिसके सामने लोहे की मजबूत चादर लगी हुई थी। मरे हुए शहर में एक चुपचाप शिकारी की तरह चल रहा था। अंदर कोई नहीं बोला, सिर्फ इंजन की गहरी आवाज और पहिए के नीचे कंकड़ की आवाज थी। नोरा ने जिन 3 लोगों को चुना था, रेक्स जो पहले फौज में था और गाड़ी चला रहा था, और जुड़वा भाई ब्रूनो और प्रीमो जो पहले जिम ट्रेनर थे, दीवारों जैसे मजबूत थे। हर एक ने आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। हम अपनी जगह पर जल्दी पहुंच गए। उनका कंपाउंड मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। रेक्स ने गाड़ी को पहले चेक पॉइंट से 50 मीटर पहले रोका। हम क्या करें? वह हथियार बंद हैं।
उसकी आवाज में डर था। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अकेला बाहर निकला। चेक पॉइंट के पीछे कम से कम 5 या 6 बंदूकें सीधे मेरी तरफ थी। सामने वाला आदमी दूर से चिल्लाया, क्या तुम अभी पलट कर जाने को तैयार हो? एक अच्छी शुरुआत थी। मैं हाँ भी नहीं कह सकता था और न भी नहीं कह सकता था, क्योंकि अगर मैं न कहता हूँ डूम्सडे रूल के सीधे नियम के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, जिसका मतलब है मैं खुद को उनके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन मैं मुस्कुराया। मैंने अपने पैर जमाए और साफ आवाज में वापस बोला, मैं तुम्हारे नेता के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं अपनी सारी हिफाजत नीचे कर दूं, तुम्हारे बेस में अकेला चला जाऊं और तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? मैंने एक संभावित दुश्मनी वाले काम को एक ऐसे सवाल में बदल दिया जो वह मुझसे पूछ रहे थे। गार्ड साफ तौर पर रुक गया। उसने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। हवा कुछ सेकंड के लिए जम सी गई। तभी उसके पास के रेडियो से एक आवाज आई, मजेदार, बिना जल्दी के, दिलचस्प, उसे अंदर आने दो। लोहे की जाली वाला दरवाजा धीरे से खुल गया। मैंने रेक्स और दूसरों की तरफ पीछे देखा। एक पक्की नजर जो कह रही थी, शांत रहो। फिर अकेला अंदर चला गया। मुझे ब्रॉडकास्ट टावर के अंदर ले जाया गया, जिसे एक बड़े रहने की जगह में बदल दिया गया था। हर तरफ लोग चल रहे थे, फिर भी अजीब सी खामोशी थी। हर चेहरा खाली था। एक ऐसा नियम जो तुम्हारे अंदर तक ठंडक भेज दे। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मैं ब्रॉडकास्ट हॉल में मैं आखिरकार उनके नेता से मिला। वह 40 साल के बीच का लग रहा था। सुनहरी चश्मा, एक साफ सफेद शर्ट पहने हुए। वह कयामत के सरदार से कम और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसा ज्यादा लग रहा था। वह एक बड़े ब्रॉडकास्ट डेस्क के पीछे बैठा था, शांति से अपना चश्मा साफ कर रहा था। स्वागत है, उसने अपना सर उठाते हुए कहा। चश्मे के पीछे उसकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वह मेहमान जो दिमाग से लड़ता है। और तुम वही होगे जिसे सवाल पूछना पसंद है। मैंने उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया, बिना बुलाए। वह मुस्कुराया। लग रहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क़यामत में दिमाग ही ताकत है, क्या तुम नहीं कहोगे? उसने अपना चश्मा वापस पहना और थोड़ा आगे झुका, उंगलियां डेस्क पर मिलाए हुए। तुम्हारा आना सच में मुझे हैरान कर गया। मैंने सोचा था कि मैं ही इस शहर में अकेला साफ दिमाग वाला इंसान बचा हूँ। अगर तुम पहले से जानते थे कि मैं हूँ, तो उस ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल मुझे जांचने के लिए क्यों किया? क्या यह बेकार नहीं लगता? मैं पीछे नहीं हटा। वह जैब जांच नहीं थी। उसने अपना सर हिलाया। मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वह एक ऐलान था। मैं बस अपनी मौजूदगी बता रहा था और उन लोगों को हटा रहा था जो नियम समझने के लिए भी बहुत कमजोर थे। हर शब्द में खुला घमंड था और इंसानी जिंदगी के लिए पूरी तरह से बेपरवाही थी। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। ये आदमी मार्कस से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मार्कस का लालच और बेरहमी उसके चेहरे पर दिखती थी। इस आदमी की बुराई दिमाग और समझदारी में छुपी है, जो उसके शांत रहने के पीछे छुपी है। उसे चीजें लेना पसंद नहीं, उसे सिर्फ अपनी दिमागी ताकत से सब कुछ कंट्रोल करने में मजा आता है। उसने मुझे देखा, फिर अपना पहला असली सवाल पूछा, क्योंकि तुम मेरे पास खुद आए हो, मैं मानता हूं तुम एक समझदार इंसान हो, तो क्या तुम अपनी समझदारी देने को तैयार हो सब जिंदा बचे हुए लोगों के भविष्य के लिए और हमारे साथ शामिल होने को तैयार हो? ये सवाल 100 गुना ज्यादा खतरनाक है जो नीचे गार्ड ने कहा था उससे। ये रोशनी की पेशकश लगती है, लेकिन अगर मैं इसका जवाब नहीं दे पाया तो मैंने उसकी हुकूमत को अपने ऊपर मान लिया। मेरा दिमाग हर शब्द को चीर रहा था। योगदान दो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। हर शब्द से लग रहा था कि मैं उसके नीचे हूँ। उसे एक साथी नहीं चाहिए, उसे एक होशियार नौकर चाहिए। मैं उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। प्रोफेसर, यह एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन जवाब देने से पहले क्या मैं ये पक्का कर सकता हूँ कि तुम असल में क्या पूछ रहे हो? क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारी टीम के साथ बराबरी से काम करने को तैयार हूँ और मिलकर एक प्लान बनाऊं जो हर इंसान के बुनियादी हकों की हिफाजत करे, न कि सिर्फ तुम्हें अकेला अपनी वफादारी दूं? मैंने योगदान दो की जगह बराबरी से काम करो कर दिया और हमारे साथ शामिल हो जाओ की जगह मिलकर बनाओ कर दिया। पहली बार प्रोफेसर की मुस्कुराहट रुक गई। वह पूरे 10 सेकंड तक मुझे खामोशी से घूरता रहा। उसकी आंखों में मौजूद मजा धीरे धीरे बदल गया एक ऐसे इंसान की थकान में जिसे आखिरकार अपना टक्कर का मिल गया हो। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज हो। वह बिना किसी चेतावनी के पलट गया। क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती कि मैं इस तरह का नियम इतनी आसानी से कैसे बना पाया? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उसने मुझे जवाब दिया, क्योंकि नियम खुद ही बदले जा सकते हैं। जब कोई इंसान नियम का इस्तेमाल करके 100 से ज्यादा लोगों की मर्जी को कंट्रोल कर लेता है तो उसे एक नियम की इच्छा मिलती है। ये कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरी पहली इच्छा ये थी, जो भी मेरे खिलाफ लड़ने का सोचेगा उसे तुरंत तेज दर्द होगा, जैसे सुई चुभी हो, और बस ऐसे ही नियम बन गया। प्रोफेसर की आंखों में एक पागलपन की चमक थी। एक ठंडक सीधे मेरे दिमाग तक पहुंच गई। हैरानी नहीं कि यहाँ सब खोखली लाशों की तरह चलते हैं। वह लड़ने से मना नहीं करते, वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब वह पीछे हो गया, पूरे कंट्रोल वाली अपनी पुरानी मुद्रा में वापस आ गया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे बराबरी के बारे में बात करने के लायक हो? उसे लगता है कि इस खुलासे ने मुझे तोड़ दिया होगा, लेकिन मैंने अभी उसकी कही हर बात में सबसे खतरनाक कमजोरी ढूंढ ली है। मैं उसे वहां बैठा देखता हूँ, अपने जीनियस पर घमंड से संतुष्ट, और अचानक मुझे यह लगभग मजेदार लगता है। दयनीय। प्रोफेसर का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। मैं खड़ा होता हूँ। मैं उसे नहीं देखता। इसके बजाय मैं हॉल के पार
उसके लोगों की तरफ देखता हूँ जो मेरे एक लफ्ज से पहले ही हिलने लगे हैं। मैंने अपना हाथ उठाया और प्रोफेसर की तरफ धीरे से सोच समझकर इशारा किया, जैसे मैं कोई पब्लिक फैसला सुना रहा हूँ। मेरी आवाज तेज नहीं है, लेकिन वह हर सीने में बिजली की गरज की तरह लगती है। प्रोफेसर, क्या तुम असल में अपने फॉलोअर्स से यही नहीं पूछना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो एक आदमी की लालच के लिए, मासूम सर्वाइवर्स पर हमला करने और साइलेंसर्स जितने ही इंसानहीन बनने के लिए? मेरा सवाल हॉल में ऐसे गिरता है जैसे शांत पानी में बॉम्ब। पूरा कमरा उसके असर से गूंज उठता है। हर आंख प्रोफेसर पर टिक जाती है। उन चेहरों की खाली बेजानपन गायब हो गया है। उसकी जगह डर, शक और गुस्से की हल्की, लंबे समय से दबी हुई चमक ने ले ली है। मॉन्स्टर बनो, मासूम सर्वाइवर्स पर हमला करो। यह शब्द उनमें से हर एक के अंदर बची आखिरी इंसानी फितरत को छूते हैं। प्रोफेसर का चेहरा लोहे जैसा भूरा से सफेद हो जाता है। वह खुद को अपनी कुर्सी से धकेल कर उठाता है। उसका कीमती एडिक्ट, वह नियम जिस पर उसे इतना गर्व था, लगता है काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि मेरे सवाल को यस या नो की जरूरत नहीं है। मैंने बस उनकी तरफ से पूछा, वह सवाल जो उनके दिलों की गहराइयों में दफन था। वह हार गया। जिस पल मैंने वह सवाल पूछा, तभी सब खत्म हो गया था। बिल्कुल बकवास। प्रोफेसर आखिर में टूट जाता है। उसकी आवाज तेज और टूटी हुई निकलती है। वह त्याग से एक कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाता है। तुम उनके दिमाग को घुमा रहे हो। क्या तुम असल में सबसे नहीं पूछ रहे हो? क्या तुम एक बाहर वाले पर भरोसा करने को तैयार हो और उन्हें वह स्थिरता बर्बाद करने दो जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है? उसकी आखिरी काउंटर मूव, बाहर वाले की अस्थिरता का इस्तेमाल करके मेरे और बाकी सबके बीच फूट डालने की कोशिश। एक बार फिर बहुत देर हो चुकी है। मैं उसके सवाल को बिल्कुल नहीं मानता। मैं कमरे की तरफ शांत और सोच समझकर लफ्ज ब लफ्ज देखता हूँ। मैं यहाँ किसी और के एम्पायर में समा जाने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ हर संघर्ष करती नदी को एक दिशा देने के लिए हूँ, एक ऐसी दिशा जो किसी बड़ी चीज की तरफ ले जाती है। मैं रुकता हूँ, उन लड़खड़ाते चेहरों पर नजर डालते हुए। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूंगा जिसे किसी जवाब की जरूरत नहीं। क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक ऐसा ऑर्डर बनाने को तैयार हो जो सच में सर्वाइवल के लिए हो, न कि किसी एक इंसान की लालच के लिए? एक ऐसा ऑर्डर जो साइलेंसर्स के खिलाफ खड़ा हो और हमें रात को सोने दे बिना इस डर के कि कल हमें एग्जीक्यूशनर्स बनना पड़ेगा। जिस पल मैं खत्म करता हूँ, भीड़, हलचल और सरगोशियों की एक न रुकने वाली लहर में टूट जाती है। प्रोफेसर का इनर सर्कल, उसके बगल में खड़े हथियारबंद गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके हथियारों पर पकड़ धीरे से ढीली पड़ जाती है। पाला पूरी तरह पलट जाता है। प्रोफेसर अपने ही लोगों को उसे छोड़ते हुए देखता है। उसके चेहरे से हर रंग गायब हो जाता है। वह अपनी कुर्सी में वापस गिर जाता है जैसे उसके शरीर की हर हड्डी घुल गई हो। वह पूरी तरह से टूट चुका है। मैं उसे दूसरी नजर भी नहीं देता। मैं मुड़ता हूँ और नीचे चलता हूँ और किसी से नोरा और बूढ़े वॉल्ट को ऊपर लाने को कहता हूँ। एक बार जब वह पहुंच जाते हैं तो मैं ऑर्गेनाइज करना शुरू करता हूँ, सप्लाईज और लोगों का कंट्रोल लेता हूँ। सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में चलता है, जैसे हम हमेशा से यहाँ के ही थे। ये सब मेरी उम्मीद से ज्यादा आसानी से होता है। मैं फ्लोर से सीलिंग तक की खिड़की की तरफ चलता हूँ और नीचे प्लाजा को देखता हूँ। मेरे लोग और प्रोफेसर के पहले के फॉलोअर्स एहतियात से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, मिलना शुरू कर रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे एक नया बहुत बड़ा सर्वाइवर कंपाउंड बन रहा है। आज से मैं अब अकेला सर्वाइवल के लिए लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं एक लीडर बन गया हूँ। फिर बिना किसी चेतावनी के एक ठंडी मैकेनिकल घंटी मेरे दिमाग में फूट पड़ती है, जानी पहचानी और डरावनी। रुकी शील्ड खत्म हो गया। डूम्सडे रूल अपडेट हो रहा है।